आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जो हमारे समाज की कड़वी हकीकत को उजागर करती है। यह कहानी है गंगा की, एक ऐसी लड़की की जो केवल 23 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। उसका पति तो उसे छोड़ गया, लेकिन असल पीड़ा तो तब शुरू हुई जब समाज ने उसे जीते जी मार डालने की ठान ली। वो समाज जो किसी के आंसू नहीं देखता, सिर्फ उसके कपड़े, चरित्र और हालात पर उंगली उठाता है। गंगा के लिए सबसे बड़ा आघात तब था जब उसके अपने मां बाप ने भी समाज के डर से उसका साथ छोड़ दिया। जहां उसे सहारे की जरूरत थी, वहां उसे ताने मिले। जहां प्यार चाहिए था, वहां घृणा मिली। वो मजबूर थी, लेकिन टूटी नहीं। उसने काम करने का फैसला किया, पर यह बेरहम दुनिया उसके इरादों की नहीं, सिर्फ उसकी मजबूरी की कीमत लगाने लगी। हर कदम पर उसे धोखा मिला, झूठे दोस्त मिले, धोखेबाज चेहरे मिले और दरिंदगी से भरे पुरुष भी। हर किसी ने उसका इस्तेमाल किया, उसकी मजबूरी को उसका चरित्र बना डाला। पर कहते हैं ना, जिसे तोड़ने में दुनिया लग जाती है, वही लड़की जब खुद को जोड़ती है तो इतिहास बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक, रोमांचक और भावनाओं से भरी गंगा की कहानी। हे भगवान, बड़ा गलत हुआ उसके साथ। अभी उम्र ही क्या थी, बस यही कोई 3 साल पहले शादी हुई थी। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। राम राम। सुना है उसका पति जहर खा के मरा है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। तमाम तरह की बातें उड़ रही हैं। क्या कहा जाए? मुझे तो लगता है लड़की में ही कोई दोष होगा, वरना शादी के बाद कौन ऐसे जहर खाता है? यह बात करने वाली औरतें हैं गंगा की पड़ोस में। गंगा एक 24 साल की युवा लड़की। गंगा की कहानी शुरू होती है ठीक उसी वक्त से जब उसने निखिल से शादी की थी। एक पढ़ी लिखी लड़की जो एमए की पढ़ाई कर रही थी, सपनों से भरी थी। शादी ने उसकी जिंदगी में नए रंग भरे थे, लेकिन वो रंग कुछ ही दिनों में धुंधले पड़ गए। निखिल, उसका पति, जिसे वह पूरे दिल से प्यार करती थी, अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। कहा गया कि उसने जहर खा लिया। कौन समझ सकता है कि आखिर वह ऐसा क्यों किया होगा? मोहल्ले की बातें तो यही थी कि शायद गंगा में कोई कमी रही होगी, वरना कोई पति खुद क्यों खुदकुशी करे। गंगा की मां लज्जावती और पिता रोशन लाल ऐसे अपनी बेटी को देख के तिल तिल मर रहे हैं। क्या सोचा था, शादी होगी, बेटी सुखी रहेगी, पर क्या से क्या हो गया। रोशन लाल और लज्जावती के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एक लड़का। सबसे बड़ी थी सुमन, जिसकी शादी कर दी थी रोशन लाल ने। फिर छोटी बेटी थी गौरी और मंझली थी गंगा। सबसे छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। रोशन लाल की भी ऐसी कोई खास नौकरी नहीं थी कि वह सब कुछ अकेले संभाल पाए। खैर, जब से निखिल का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद से रोशन लाल गंगा को घर ही ले आया था। गंगा की तो आंखें बहते बहते झपकना ही भूल गई थी। हमारा समाज भी कितना क्रूर है। जिस महिला ने शादी के बाद अपना सब कुछ समर्पित किया, उसे उसके पति के चले जाने के बाद समाज ने अकेला छोड़ दिया। गंगा, जो कल तक सजी धजी थी, आज बिना किसी अधिकार के जी रही थी। उसके गहने छीने गए, उसके कपड़े उतारे गए और उसे उस हाल में छोड़ दिया गया। हाँ, थोड़ा बहुत लोग जागरूक हुए हैं, पर पुराने आदर्शों पर चलने वाले लोग अभी भी उसी ढर्रे पर सवार हैं। लज्जावती अपनी बेटी का मुंह देख देख कर रो रही थी, जबकि मोहल्ले की महिलाएं अपने प्रपंच में लगी थी। दुख से नहीं, बल्कि खबर लेने की जिज्ञासा में। मोहल्ले के लोग गंगा के दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि इस बात की खोजबीन करना चाहते थे कि अब क्या, अब गंगा का क्या होगा। गंगा अपने ससुराल कब जाएगी? गंगा के पति ने क्यों आत्महत्या की? यह सारी बातें आसपास के लोगों के लिए रहस्य बनी हुई थी, जिसका पता लगाने का जिम्मा कोई नहीं लेना चाहता था। पर यह जरूर चाहते थे कि जल्दी से पर्दा हटे और वह सच जान सके। गंगा के पिता रोशन लाल एक छोटी सी कंपनी में अकाउंट्स का काम देखते थे, जिससे खाने खर्चे चल जाते थे। साथ ही 2 बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी
पर अब गंगा के घर आने से उनके ऊपर भी काफी दबाव आ गया था। ऐसे समय में वह अपनी बेटी से कह तो कुछ नहीं सकते थे, पर उसके भविष्य की उन्हें भी काफी चिंता थी। 7 दिनों तक गंगा को किसी बात का होश नहीं था। उसकी तो जिंदगी ही मानो बर्बाद हो गई थी। अब क्या बचा था जानने और समझने के लिए? जिसके भरोसे वह अपना घर छोड़कर गई, वही उसे छोड़ गया, वह भी इस हाल में, जिसका जिम्मेदार सब उसे ही मान रहे थे। गंगा को न खाने का होश था, न सोने का, बस दिन रात आंसू बहाना ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लज्जावती अपनी बेटी की हालत देख काफी परेशान होती, पर कर भी क्या सकती थी वो? 26 साल में विधवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है हमारे यहाँ। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में पति के साथ ही खुशियां होती हैं। अगर वह ही नहीं तो जिंदगी में मान सम्मान और खुशियां भी नहीं। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था, पर गंगा के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। पर जीना तो था ही, क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता, और यही संसार की रीत है। पर दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देती जब तक शादी ना हुई हो। शादी क्यों नहीं हुई? और शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हुए? उनको आपकी हर बात में घुसना ही है। भले फिर आपको उस बात की फिक्र हो ना हो, पर कह कह कर आपको उस बात की फिक्र करवाई जाती है। अब कुछ ऐसा ही गंगा के साथ होने वाला था। निखिल की आत्महत्या के लिए हर कोई गंगा को ही दोषी मान रहा था। जरूर इसी की गलती होगी। गंगा के ससुराल के लोगों ने भी पूरा का पूरा दोष गंगा के माथे मढ़ दिया और अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब गंगा को मां बाप और भाई बहन के स्वभाव में भी अंतर दिखने लगा था। घर में उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था। आप अगर सुखी हो तो सब आपके सुख में शामिल होना चाहेंगे, पर आप अगर दुखी हो तो सब आपसे अपना दामन मोड़ लेंगे। गंगा के दुख में अब दुखी रहने वाला कोई नहीं था। गंगा खुद अब आंसू बहाते बहाते थक चुकी थी। क्यों रोए वो? उसके पति ने आत्महत्या की किसी और लड़की की खातिर, जिससे वह प्यार करता था और शादी नहीं कर पाया। घर वालों के दबाव में आकर उसने गंगा से शादी की, पर कभी पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया। उस पति की विधवा बनकर रोना भी गंगा को अब गवारा नहीं था। गंगा ने देखा अब परिवार के लोग भी उससे कट रहे हैं। पहले जो मां उसे देखते ही खुश हो जाती थी, अब वह उदास हो जाती है। भाई बहन अपनी पढ़ाई में रहते हैं, कोई बात भी नहीं पूछता। पिताजी को अलग चिंता है कि उनका बेड़ा कैसे पार होगा। गंगा ने अपने को संभाला। अब वह और दुखिया बन के नहीं जी सकती। जिसने कभी पत्नी समझा ही नहीं, उसके लिए वह दिन रात नहीं रो सकती। गंगा आज काफी दिन बाद शाम के समय अपने कमरे से बाहर आई और सबके साथ बरामदे में बैठ गई। तभी उसके भाई दीपक ने फोन में कोई जोक सुनाया, जिसे सुन गंगा हंस पड़ी। और उसी समय पड़ोस की माया आंटी लज्जावती से मिलने आ गई। गंगा को यूं हंसता देख उनके सीने पर सांप लौट गया, पर अपने मन को काबू कर वह अंदर आई। उनको देख के गंगा अंदर जाने लगी तो माया ने लज्जावती को सलाह दी, पति को मरे अभी बस 2 महीने हुए हैं और गंगा ऐसे हंस रही है। ये सब भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। लज्जावती ने मुंह झुका लिया, पर कुछ नहीं बोला। माया के जाने के बाद लज्जावती गंगा के पास गई। गंगा बेटी, सो गई क्या? नहीं मां। गंगा, अब तू पहले जैसी सुहागन नहीं रही। तुझे ऐसे सबके सामने मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए। गंगा ने कुछ नहीं कहा, पर अपनी मां के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। हाँ मां, देख गंगा, अब तू सुहागिन नहीं है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज को भी मुंह दिखाना है, और फिर अभी तो गौरी की शादी भी करनी है। तेरे होते कौन से ब्याहेगा? मुझे तो गौरी की बड़ी चिंता हो रही है। न जाने तेरे पापा कैसे करेंगे अकेले। लज्जावती चली गई थी, पर उसकी कई बातें एक एक करके गंगा के दिमाग में घूम रही थी। सही तो कह रही है मां, मेरे होते गौरी की शादी कैसे होगी? पापा कैसे इतना खर्चा संभालेंगे? मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे बोझ बनकर नहीं रह सकती।
अगले दिन गंगा सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो लज्जावती को अजीब लगा। यह क्या पहन रही है? उतार अभी के अभी। क्या हुआ मां? यह पीला रंग सुहागिनों का है, तू अब से हल्के रंग पहना कर, समाज का भी देखना है ना बेटा। गंगा की आंखें भीग गई, पर उसने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए बाहर जाने लगी। तभी रोशनलाल ने आवाज दी, कहां जा रही है गंगा? पापा, दीदी मेरे स्कूल में पढ़ाने वाली है, दीपक ने कहा। तो रोशनलाल को त्योरियां चढ़ गई। कहीं नहीं जाना, नाक कटवाने की ठान ली है तुम लोगों ने मेरी। पति को मरे 2 महीने हुए हैं और यह बन ठन के ऐसे बाहर पढ़ाने जाएगी? देखो गंगा, हमारे घर की लड़कियां यह सब नहीं करती, समझी तू? मैं इतना कमा लेता हूं कि तुझे खिला सकूं। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी। वैसे भी अब खाने और सोने के अलावा इसका काम ही क्या है? लज्जावती की बातों ने गंगा का पूरा मन झकझोर दिया। गंगा ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मां कभी ऐसा कहेगी मेरे बारे में। गंगा अपने कमरे में आ गई। इतना दुख उसे निखिल के जाने से नहीं हुआ था जितना उसे अपनी मां और पिता की बातों से लगा। मां, पापा कौन से जमाने में हो आप? अब जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता। दीदी का मन लगा रहेगा, क्यों आप लोग उन्हें पागल करने पर तुले हो? गंगा की बहन गौरी ने कहा तो गंगा को थोड़ा हौसला मिला, पर तभी रोशनलाल ने उसे जोर से फटकारा। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगे हो तुम सब? चुपचाप पढ़ाई करो जाकर, यहां बड़ों के बीच बहस मत करो। गौरी और दीपक भी वहां से उठकर चले गए। तो गौरी गंगा के पास गई। दीदी, दीदी रोते नहीं? गंगा ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीदी, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, आजकल बीए के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती। आप एमए भी कर लो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। गंगा ने गौरी से कहा, पर मेरे पास ना तो पैसे हैं गौरी, ना पापा मुझे जाने देंगे। डरने की कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपके लिए फॉर्म ले आऊंगी और पैसा दीपक अपनी कोचिंग का बोलकर मांग लेगा। आप बस अपना एमए पूरा करो और जल्दी ही जॉब करो। आज का समय ऐसा है जहां कोई किसी का नहीं, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ गौरी। अगले कुछ दिनों बाद ही गंगा का एमए में एडमिशन हो गया। वो गौरी की किताबों से ही पढ़ लिया करती, साथ ही अब वो घर के काम में भी मदद करती रहती। पर लज्जावती धीरे धीरे घर के सारे काम के लिए गंगा को ही जिम्मेदार बनाती जा रही थी। सुबह उठने से लेकर रात के सब काम गंगा को ही करने पड़ते। गंगा अब घर की नौकरानी बन गई थी। भले ही वह घर उसका अपना था, पर मां बाप की नजर में अब वह पहले जैसी नहीं थी। पर गंगा अपनी पढ़ाई भी करती और घर के काम भी। बीच बीच में मोहल्ले वाले उसे ताने भी देते रहते, अपने पति को खा गई, खोट इसी में होगा, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा। गंगा सुनती और आंसू बहाती, और कर भी क्या सकती थी। इसी बीच गौरी की शादी की बात चलने लगी। आज गौरी को देखने वाले आ रहे थे। लज्जावती ने गंगा को गौरी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। बाकी सारे काम गंगा ने किए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ गए। गंगा किचन में थी। तभी लड़का किचन के पास लगे बेसिन में हाथ धोने लगा और गंगा को देखकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद गौरी भी चाय लेकर आ गई। बातचीत हुई, फिर लड़के वाले चले गए। अगले दिन सुबह सुबह घर में कोहराम मचा था। गंगा को समझ नहीं आया क्या बात है। वह किचन में गई। क्या हुआ मां? हुआ मां? लज्जावती ने कुछ नहीं कहा। गंगा अपने पिता के पास गई तो पिताजी ने मुंह फेर लिया। गंगा अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी गौरी आई। दीदी? हाँ, आ जाओ गौरी। क्या हुआ? सब मुझसे नाराज क्यों हुए? दीदी, कल जो लड़का मुझे देखने आया था ना, उसने आपको पसंद किया है। क्या? हाँ, मैं तो कह रही थी कि कर क्यों नहीं देते आपकी शादी? आपकी उम्र ही क्या है? चुप कर गौरी, ऐसी बातें मत कर। क्यों दीदी, इसमें क्या खराबी है? पत्नी के मरते पति दूसरी शादी करता है तब कोई कुछ नहीं कहता, फिर औरतों को ही क्यों? गौरी, तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना। मैं सब समझती हूँ। उस लड़के से मना कर दिया पापा ने, पर मुझे तो वह आपके लिए सही लगा।
तभी लज्जावती आ गई। गौरी, तू बकवास मत कर, जाकर पढ़ाई कर। गौरी चली गई तो लज्जावती ने गंगा से कहा, देखो गंगा, तुम समझदार हो, परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ है, जब तक हो बचाए रखो। गंगा एक बार फिर सोच में थी। मेरी ही खुशियों से सबकी इज्जत बचती है। गंगा के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचती कि इस तरह जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, पर सोचने से कहां कुछ होता है। गंगा ने एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की, पर गौरी और दीपक उसे हमेशा बचा लेते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था इस तरह जीने से क्या फायदा। जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मेरे रहने या न रहने से क्या फायदा। इस तरह गंगा ने किसी तरह छुप छुप कर एमए की पढ़ाई पूरी कर ली। अपने ही घर में नौकर की तरह रहना और अपने ही माँ बाप के सौतेले व्यवहार से वह तंग आ चुकी थी। उसी समय गौरी की शादी तय हो गई और घर में जश्न का माहौल बन गया था। पर गंगा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि अब जो होने वाला था वह और भी बुरा था। गौरी की शादी की तैयारियों में जो भी आता, गंगा को ऐसे देखता मानो वह हंस के काम करके कुछ गलत कर रही हो। हर कोई उससे यही उम्मीद रखता कि वह न हंसे न बोले, लड़कों की तरफ न देखे, और रिश्तेदारी के लड़कों को मना कर दिया जाता कि गंगा से बात न करें। इन सब बातों से गंगा अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने तो कोई पाप नहीं किया था, जो भी हुआ था वो उसकी गलती नहीं थी, पर मरने वाले के साथ उसे क्यों इस तरह मारा जा रहा था। गौरी की शादी के दिन सब लोग तैयार होकर मैरिज हॉल की तरफ चले गए थे। घर में बस कुछ गांव की बूढ़ी औरतें थीं। साथ ही लज्जावती ने गंगा को भी घर पर रुकने को बोला था। गंगा को बहुत बुरा लगा था, पर अपनी मां की बात वह कैसे टाल सकती थी। गंगा उस दिन अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उसे लगा कि नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया है। गंगा नीचे गई तो सभी बूढ़ी औरतें गाना बजाना गाकर सो गई थी और बाहर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। गंगा ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके जीजा जी सुमन के पति राजवीर खड़े थे और वह कुछ नशे में लग रहे थे। गंगा ने उन्हें इस हालत में देखा तो उन्हें अंदर ले आई और उनके लिए पानी लेने किचन में गई। तभी राजवीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, गंगा ने जोर से झटका देकर राजवीर को धकेल दिया। अरे साहब, अब तो मेरी आधी घरवाली है, कैसे रहती हो तुम अभी से बिना किसी मर्द के? बुरा नहीं लगता जब अकेली सोती हो बिस्तर पर? एक मर्द की जरूरत तो तुम्हें भी होती होगी ना? क्या कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? आप होश में नहीं हैं, चुपचाप निकल जाइए यहां से। पर राजवीर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे गले लगाने लगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो गंगा ने अपने नाखून राजवीर के गले में गाड़ दिए। वह बिलबिलाकर गंगा को गालियां बकता हुआ गंगा के बालों को पकड़ने दौड़ा, पर गंगा भागकर कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद करके जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। यह सब क्या हो रहा है भगवान? इस शैतान की इतनी हिम्मत? नहीं नहीं, गंगा को खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में जाकर नल खोलकर पानी पर पानी अपने ऊपर गिराने लगी। क्यों भगवान, मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है? दुनिया के सारे दुख सिर्फ मेरी ही झोली में क्यों? मार ही डालो मुझे, गंगा ने रोते बिलखते कहा। पर सुनने वाला कौन था वहां? रात कब बीती, घर वाले कब आए, गौरी की विदाई कब हुई? गंगा को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। गंगा की आंखें किसी के दरवाजा खटखटाने से खुली। दरवाजा लज्जावती और उसकी बड़ी बहन सुमन जोर जोर से पीट रही थी। गंगा ने जल्दी से दरवाजा खोला और चटाक एक जोरदार थप्पड़ गंगा के मुंह पर सुमन ने जड़ दिया। गंगा कुछ कहती, इससे पहले लज्जावती ने उसके बाल पकड़ के कहा, कुछ तो लिहाज किया होता, वह तेरे बड़े जीजा है, बेशर्म कहेगी। मेरी बात तो सुनो मां, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या तेरे जीजा जी झूठ बोलेंगे? सुमन ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, वह झूठ कह रहे हैं, मैंने उन पर कोई डोरे नहीं डाले। वाह वाह, अपनी गलती को मेरे पति पर मत डालो, समझी तू गंगा, तेरा तो साया ही खराब है।
पहले अपने पति को खा गई और अब दूसरों के आदमियों पर नजर है तेरी। पहले गौरी की सगाई तुड़वाई और अब मेरा परिवार खराब करने पर तुली है। गंगा के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह जोर से चिल्लाई, जाकर अपने पति से पूछो सच्चाई। तब तक राजवीर भी बाहर आ गया। मुझसे क्या पूछो? कल जब मैं वहां हॉल में था तब मां जी ने ही मुझे घर से सामान लेने भेजा था। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आया था। हाँ, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा वो मर्सिडीज में घूमेगा और जो नहीं करेगा वो टेम्पो चलाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैडम रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, हमें तो ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, मैडम कोई डिग्री लेनी पड़ेगी हमारी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर चली। पहले अपने पति को खा गई, अब बहनों के पति पर डोरे डालते शर्म नहीं आती। अगर किसी ने गंगा के कानों में पिघला शीशा भी डाल दिया होता तो गंगा को इतना दर्द न होता, पर उसकी अपनी मां और बहन उस पर ऐसे आरोप लगा रही थी जो उसे बर्दाश्त करना असहनीय था। देख गंगा, एक बात साफ साफ सुन ले, मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। चलो मां यहां से। सब गंगा के कमरे से बाहर निकल गए थे, पर यह हादसा गंगा को अंदर तक तोड़ गया था। जिंदगी भले ही हमारी राह में कठिनाइयां देती है, पर उस समय अपनों का साथ हो तो जिंदगी अच्छे से कट जाती है। पर गंगा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। गौरी थी जो कि अब अपने ससुराल चली गई थी। गंगा के लिए मानो हर रास्ता बंद हो चुका था। मां बाप की नजरों में बोझ पहले से थी और अब चरित्रहीन भी साबित हो गई थी। और जिसने यह सब किया था सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। दामाद जी बोलकर उसके तलवे चाट रहे थे। गंगा ने काफी सोचा और अब वह जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब जैसी दुनिया वैसे हम बनने का समय आ चुका था। अगले दिन जब गंगा उठी तो उसमें अलग तरह के विद्रोह की भावना थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढे और फिर जल्दी ही तैयार हो गई। तैयार होकर वह भगवान के सामने गई। हे भोलेनाथ, आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। दुनिया में कोई मुझे समझे न समझे, पर आप तो सबके मन की जानते हो। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? भोलेनाथ, सब जो हुआ वह हुआ। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। भगवान के पास पूजा करके गंगा बाहर निकली तो बरामदे में सब नाश्ता कर रहे थे। गंगा को इस तरह तैयार देख सबकी आंखें ऊपर हो गईं। कहां जा रही है गंगा? मां, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं घर पर अपना समय रोते बिलखते नहीं बिता सकती। मैं भी कुछ करना चाहती हूं। क्या बात कर रही है गंगा? तेरे पापा ने तुझे बताया था ना कि तुझे कहीं नहीं जाना। घर में मछली नहीं फंस रही है ना, इसलिए बाहर दाना डालने जा रही है। सुमन ने ताना मारा तो राजवीर भी व्यंग्य से मुस्कुरा उठा। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। मां, मैं जा रही हूं। गंगा की जोरदार आवाज गूंज उठी। खबरदार, जो एक कदम भी घर के बाहर निकाला, गंगा के पापा ने कहा, अरे कर्मजली, तू समझती क्यों नहीं? तेरे पति को मरे अभी दिन ही कितना हुआ है? तूने हमारे माथे पर कालिक पोतने की ठान ली है क्या? किस बात की कमी है तुझे? सुबह शाम 2 कोर खाकर पड़ी रहे। विधवा के लिए यही जिंदगी होती है। यही तो मैं भी समझा रही हूं। लज्जावती ने कहा, विधवा को कैसे रहना है और कैसे नहीं, ये कहने वाले आप होते कौन हैं पिताजी? क्या सारी रोक टोक बस औरतों के लिए ही है? जबान देखो इसकी। रोशन लाल चीख उठे, पापा, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। आप ही इसे सिर पर चढ़ा रखे हैं। सुमन ने अपना पासा फेंका। मैं भी देखता हूं कैसे जाती है बाहर। पापा, मुझे मत रोकिए। आप लोग किस जमाने में हो? बहुत सह लिया मैंने, बस अब और नहीं। ऐसे बात करते हैं अपने पापा से? माफी मां, लज्जावती चिल्लाई। किस बात की माफी? गलत आप कर रहे हो मेरे साथ। हम गलत कर रहे हैं। अरे कर्मजली, पैदा होते ही मर जाती तो यह दिन देखना ना पड़ता। हाँ मां, पैदा होते ही मार देती तो यह दिन मुझे भी नहीं देखना पड़ता। पर अब और नहीं, इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो तू जाना चाहती है?
हाँ ठीक है, जाना है तो जा, पर एक बात याद रखना, आज से इस घर से और हम सबसे तेरा कोई नाता नहीं। गंगा की आंखों में आंसू थे। ये मेरे अपने हैं, ये कैसे अपने हैं जो मेरा दर्द नहीं देख पा रहे, मुझे अपने इशारों पर रखकर ये मेरा भला करने का झूठा दिखावा करते हैं। ठीक है पापा, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। गंगा ने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और कुछ कपड़े लेकर वह घर से निकल गई। अगल बगल की औरतें जो कान लगाए इस नाटक का लाइव टेलीकास्ट देख रही थीं, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था। और मोहल्ले के जो लड़के अभी जवान हुए थे, वह भी छत से गंगा को निगाह भर के देख रहे थे। गंगा अपनी किस्मत का फैसला समझ उस जंजाल से निकल चुकी थी, पर उसने जिसे जंजाल समझा था वह तो कम ही था। अभी तो बस गंगा की जिंदगी का बवंडर शुरू हुआ था। आगे ऐसे तूफान उसकी राह में थे जिनसे बचना उसके बस में नहीं था। घर से निकल जाना एक बात है, पर जब पता ही ना हो कि घर से निकलकर जाना कहां है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। गंगा घर से तो निकल गई, पर उसे नहीं पता था कि वह कहां जाए। सबसे पहले उसे एक नौकरी की जरूरत थी, पर बड़े बड़े स्कूलों में डिग्री के साथ साथ अनुभव की भी जरूरत पड़ती है, और गंगा के पास तो अभी कायदे की डिग्री भी नहीं थी। फिर भी अब जब बगावत कर ही ली थी तो डरना क्या। गंगा सबसे पहले एक दो स्कूल में गई, पर कहीं भी उसे अच्छी जॉब नहीं मिली। अभी वह स्कूल से बाहर निकल ही रही थी कि चपरासी ने उसे रोक लिया। मैडम, आप जॉब ढूंढ रही हैं? जी, तो आप यह लीजिए, यहां जाकर बात करिए, आपके लायक नौकरी मिल जाएगी आपको। गंगा ने देखा वह किसी ऑफिस का पता था। गंगा फटाफट उस ऑफिस वाली जगह पर पहुंच गई। वहां गंगा को जॉब मिल गई। काम क्या था? बस एक रिसेप्शन की जॉब थी, जहां सज धज के खड़ा रहना था और लोगों को अपनी तरफ लुभाना था। गंगा के लिए यह सब नया था, पर कुछ तो करना ही था। जॉब मिल गई थी, जिससे गंगा के अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। पढ़ाई के बाद पहली बार वह जॉब करने वाली थी। कहां वह शादी के बाद घर संभालने वाली थी, कहां किस्मत का फेर उसे यहां ले आया था। नौकरी के बाद अब बारी थी घर ढूंढने की, क्योंकि अपने मां बाप का घर तो वह छोड़ ही आई थी। अगले दिन से नौकरी की शुरुआत करनी थी। ऐसे में उसके पास काफी समय था घर देखने के लिए। वह घर पता करने के लिए कई जगह पर गई। कई लोग उसके माता पिता के पहचान के थे, सबने उसे घर देने से मना कर दिया। जो नहीं जानते थे वह अकेली लड़की को घर नहीं देना चाहते थे। कुछ भी करके गंगा को घर किराए पर नहीं मिल पा रहा था। कहीं कहीं आदमी निकल जाते और गंगा से प्यार से बातें करते तो उनकी बीवियां आकर गंगा को भगा देती थी। पहली बार गंगा को पता लगा था कि घर से बाहर निकलकर रहना वास्तव में कितना मुश्किल है, और क्यों एक औरत को हमेशा एक पुरुष की जरूरत होती है, अपनी सुरक्षा और उसके साथ के लिए। गंगा के साथ रहने वाले पुरुष ने तो अपनी कमजोरी के चक्कर में खुद को खत्म किया और साथ में गंगा की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। खैर, रात बढ़ रही थी, पर गंगा को कहीं भी मकान नहीं मिल पा रहा था। सब जगह की खाक छानते हुए वह अपनी सहेली अनीता के दरवाजे पर पहुंच गई। दोनों सहेलियां मिलकर काफी खुश हुई। गंगा की बात सुनकर अनीता ने उसे अपने घर का एक कमरा किराए पर दे दिया। अनीता घर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। गंगा को वहां रुकने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वहीं उसने अपना सामान जमा लिया और गंगा की खोज मकान की पूरी हो गई। मकान तो मिल गया था, पर अब आगे जो कठिनाइयां आने वाली थी, गंगा उन सब से काफी अनजान थी। अनीता ने गंगा को अपने ही घर खाने को बोल दिया। साथ ही उसके दोनों बच्चों को पढ़ाने का काम भी अनीता ने गंगा को दे दिया। अब गंगा खुश थी, उसके पास काम था। दिन रात रोने से कहीं अच्छा है कि काम में खुद को व्यस्त रखा जाए। गंगा ने अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां उसे लोगों को अपनी खूबसूरती से इंप्रेस करना था, जिससे वे बार बार उस ऑफिस में आने के लिए मजबूर हों। गंगा के लिए सब कुछ नया था। ऑफिस के मालिक मिस्टर निरंजन मुखर्जी को नई नई खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। उसकी कंपनी में ज्यादातर स्टाफ लड़कियां ही थी।
गंगा पहले दिन साड़ी पहन के गई। गंगा को देखकर बाकी लड़कियां उसका काफी मजाक बनाने लगी थी। पर्सनली मुखर्जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और अगले दिन से कुछ अच्छा पहन के आने को कहा, जैसे बाकी लड़कियां पहनती थी। गंगा को दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी। वह बस उतना ही जानती थी जितना उसके घर वालों ने बताया था। अब जब वह बाहरी लोगों के संपर्क में आई तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना सही है और क्या गलत। गंगा ने मुखर्जी की बात मान ली। उस दिन तो जैसे तैसे उसने ऑफिस में काम किया, पर आने जाने वालों की नजरें और टपकती लार देखकर उसे खुद से ही घिन आ रही थी। घर पर तो सिर्फ एक आदमी मिला था, यहां तो हर दूसरा आदमी उसी तरह का है। किसी तरह गंगा ने अपना काम सीखा और वापस अपने किराए के कमरे में आ गई। अनीता उसे चाय देने आई तो पूछने लगी, क्या क्या काम रहता है? गंगा ने उसे जो काम था ठीक ठीक बता दिया। गंगा के काम की बात सुनकर अनीता के मन में एक गांठ पड़ गई। भले घर की लड़की कही जाने वाली गंगा के लिए अनीता के मन में अब मानो जहर घुल गया था। यह अच्छा था कि अनीता का पति रवि वहां नहीं रहता था। वह कभी कभी घर आता था। मार्केटिंग में काम करने के चलते वह पूरा समय घर पर नहीं रहता था। अभी अनीता ने गंगा से कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन उसे भगाने के बारे में सोचने लगी थी। दिन बीत रहे थे। गंगा अब ऑफिस जाती तो कभी जीन्स कुर्ती, कभी जीन्स टॉप, कभी जीन्स शॉर्ट भी पहन लिया करती थी। ऑफिस का काम तो ठीक था। मुखर्जी ने या किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। गंगा अनीता के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। कुल मिलाकर गंगा की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। गंगा जब जाती तो मोहल्ले के लोग उसे घूर घूर कर देखते। अगर थोड़ी सी भी रात हो जाती तो लोगों का शक बढ़ जाता कि जरूर यह कोई गलत काम करती होगी। और इसी तरह मोहल्ले के लोग अनीता से गंगा की शिकायत करने लगे कि इसकी वजह से मोहल्ले के बच्चे बिगड़ रहे हैं, मर्दों पर गलत असर पड़ रहा है। तू पछताएगी अनीता, निकाल दे उसे घर से। पर अनीता कुछ सोचती, फिर गंगा से कुछ न कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आज गंगा को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। वह बहुत खुश थी। घर आई तो अनीता नहीं थी। उसने बच्चों को चॉकलेट दी, फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी पीछे से किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। यह रवि था। रवि भी चौंक गया। तुम कौन हो? तभी अनीता किचन में आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों यहाँ इस तरह? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अनीता, तुम गलत मत समझो। वह तो दिख ही रहा है। अनीता ने कहा तो कुछ नहीं, पर साफ दिख रहा था कि उसके अंदर कितनी नफरत है। अनीता ने रवि को गंगा के बारे में सब कुछ बताया और फिर गंगा के पास जाकर बोली, देखो गंगा, इतने दिन मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, पर समाज को तुम जानती ही हो। मैं अब और तुम्हें यहां नहीं रख सकती। तुम अभी की अभी यह घर छोड़कर चले जाओ। कहां गंगा ने सोचा था कि आज वह सबके साथ अपनी खुशियां बांटेगी, और कहां यह सब। गंगा की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब अपनों ने धुतकार दिया तो यह तो फिर भी उसने अपना सामान लिया, फिर अनीता के पास गई जहां रवि भी था। सॉरी गंगा, मुझे लगा वहां अनीता है, सिर्फ इसी वजह से। कोई बात नहीं भैया। अनीता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बच्चे आकर गंगा से चिपक गए। गंगा ने किराए के पैसे अनीता को दिए और अपने सामान लेकर निकल गई, बिना यह जाने कि अब कहां जाना है। गंगा अपना सामान लेकर एक सस्ते होटल में चली गई। होटल रूम में अपना सामान रख के वह बिस्तर पर लेट गई। उसे हल्की भूख लगी थी तो उसने अपने लिए एक कॉफी और कुछ खाने के लिए मंगा लिया। वहीं खा के वह सो गई। रात 12 बजे जोर जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो गंगा की डर से हालत खराब हो गई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पकड़ो इसे। पर मैंने किया क्या है? साली कुतिया, यहां देह व्यापार करते शर्म नहीं आती। बोल रही है मैंने किया क्या है? ले चलो इसे। गंगा ने देखा उसकी तरह 10 से 15 लड़के लड़कियों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। चिल्लाने या कुछ भी बोलने पर पुलिस कुछ सुनने वाली नहीं थी। गंगा अब एक धंधे वाली की हैसियत से पुलिस स्टेशन में बैठी थी।
सब बैठ जाओ और तब तक यहीं सड़ो जब तक कोई आ नहीं जाता जमानत के लिए। क्या साहब, हमारी जमानत कौन करेगा? कुछ ले लेकर जाने दो ना, साली पुलिस को रिश्वत देगी। लेडी कांस्टेबल ने लड़की को एक चांटा जड़ दिया। गंगा चुपचाप खुद में सिमटी बैठी थी। क्या जमाना आ गया है, अब भले घर की लड़कियां भी यह सब करने लगी हैं। क्या रे, तू कहां से इस धंधे में आ गई? गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी लड़कियों को एक साथ हवालात में बंद कर दिया। वहां की मलमूत्र की बदबू और उन धंधे वालियों की बातें सुनकर गंगा को मरने का जी चाह रहा था। अपनी आंखों में आंसू समेटे वो भगवान से मौत मांग रही थी। अगली सुबह पुलिस ने ज्यादातर लड़कियों को पैसे लेकर छोड़ दिया। गंगा ने एक कॉल करने को कहा तो पुलिस वाला उसे आंख मारते हुए बोला, नेता को मत कर देना, और फिर हंसने लगा। गंगा ने मुखर्जी को कॉल किया। उसने गंगा की पूरी बात सुनी और फिर उसकी जमानत कराने वहां आ गया। पुलिस से बातचीत करके उसने गंगा को वहां से बचा लिया। होटल सील था पर वहां गंगा का सामान था। वह लेकर मुखर्जी गंगा को अपने फार्म हाउस पर ले आया। इधर सुबह के पेपर में जो खबर छपी थी वह गंगा के पापा ने भी पढ़ी। घर पर उन्होंने सबके सामने गंगा की फोटो पर माला चढ़ा दी। गुस्से में लज्जावती भी उन्हें नहीं समझा पा रही थी। बस ये लड़की मेरे लिए अब हमेशा के लिए मर गई। चरित्रहीन, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई थी? कुल का नाम डुबो दिया इसने। इधर गंगा का रोते रोते बुरा हाल था। मुखर्जी उसे रहने की जगह दे रहा था, इसलिए अब उसकी बात मानना भी गंगा के लिए जरूरी था। देखो गंगा, जो कुछ भी हुआ है उससे अब तुम पहले की तरह काम तो कर नहीं सकती। हर जगह थू थू हो रही है तुम्हारे नाम की। अब या तो तुम यह शहर छोड़ दो या फिर, गंगा ने उसकी तरफ देखा, या फिर मुझसे शादी करो। मैं तुम्हें घर, पैसा सब कुछ दूंगा। पर आपकी तो बीवी है ना, तो क्या हुआ? सोच लो फिर बताना। मुखर्जी चला गया था पर गंगा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मुखर्जी के जाने के बाद गंगा खूब रोई। जिस वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया, जिस वजह से लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, सब कुछ याद करके उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। अभी उम्र ही क्या थी उसकी? ढंग से 30 की भी नहीं हुई थी। ऐसे में अपने से 20 साल बड़े मुखर्जी से शादी करने का वह सोच भी नहीं सकती थी। गंगा के लिए एक एक पल अब भारी हो रहा था। मुखर्जी के पास पैसा था, घर था, इज्जत थी, पर वह आदमी मेरा पति बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। जो भी हो जाए मुझे हालातों से लड़ना ही पड़ेगा। गंगा ने उठकर पहले फार्म हाउस का मुआयना किया। बड़ा सा फार्म, किनारे खेत थे, खाली खाली से। बाहर एक गार्ड था और पूरा घर खाली था। गंगा ने एक बार फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने की ठान ली थी। उसने सोच लिया था वह अपनी इज्जत इस तरह मुखर्जी के सामने उतरने नहीं दे सकती। लोग जो सोचते हैं सोचें, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिरने से अच्छा जब तक जीना है लड़के जी। एक नए विश्वास से गंगा जगमगा गई थी। उसने फौरन अपना बैग खोला, बस 2-4 कपड़े एक पर्स में भरे और अपना आईडी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे। जब पैसों को ढूंढना शुरू किया तो वहां उसकी सैलरी का 1 रुपया भी नहीं था। अब तक जिन रुपयों के बल पर वह यहां से जाने को तैयार थी वही गायब थे। गंगा ने सारा सामान वहीं फेंक दिया। बस जरूरी चीजें रखी। उसे जोरों की भूख लगी थी, पर अब किया क्या जाए? वह मुखर्जी के फार्म हाउस के किचन में गई। वहां कुछ बिस्किट के पैकेट थे। जल्दी से गंगा ने एक बिस्किट का पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया, मानो जन्मों की भूखी हो। बिस्किट खा के उसने पानी पिया और एक बोतल पानी भर के अपने पास रख लिया। बचे हुए बिस्किट भी उसने अपने पर्स में ठूंस लिए। वह किचन में कुछ और ढूंढती, तब तक किसी के आने की आहट हुई। गंगा छुप गई। गार्ड अंदर कुछ चेक करने आया था। गंगा को लगा कहीं मुखर्जी ने तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए ऐसा तो नहीं किया। गंगा झटपट वहां से उठी और बाहर निकल आई। ना रास्ता मालूम, न यह पता कि कहां जाना है।
वह जोरों से भाग रही थी, मानो वह सीधे अपने गंतव्य पर जाकर रुकेगी। लोगों से पूछती हुई वह स्टेशन पहुंच गई। वहां ट्रेन के बीच उसे समझ नहीं आया वह कहां नहीं आया, वह कहां जाए। वह एक ऐसा बच्चा बन गई थी जिसे उसके मां बाप ने एक मेले में खो दिया हो। गंगा ने अपने कानों के बूंदे निकाल के बेच दिए और मुंबई की टिकट लेकर उसी में सवार हो गई। ट्रेन में बैठने वाले ज्यादातर लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे, कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि अकेली होने की वजह से। डर और खौफ गंगा की आंखों में झांक रहे थे, पर उसकी परवाह किए बिना गंगा खिड़की से बाहर सर निकालकर बैठी थी। ये कैसी दुनिया है, आज मेरे इस तरह जाने पर कोई दुखी होने वाला, रोने वाला तक नहीं था, मेरे मां बाप भी नहीं। गंगा खिड़की से आते जाते रास्तों को ताकती रोती रही। बचपन की अपनी सारी हरकतें, मां बाप का प्यार, बहनों के साथ बिताए पल, फिर शादी का दिन, निखिल के साथ बिताए दिन और वह मनहूस दिन जब निखिल ने आत्महत्या की। हर एक याद गंगा को झकझोर रही थी। 2 दिन लगे थे, ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी थी। गंगा के पास ना पैसे थे ना ही कुछ खाने को। ट्रेन में जैसे तैसे उसने कभी चाय कभी ब्रेड पर दिन गुजार लिए थे, पर अब काम मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना काम के वह अब ज्यादा दिन जी नहीं सकती थी। इंसान हर जख्म, हर दर्द सह सकता है, पर पेट की भूख और प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्टेशन पर उतर के गंगा को समझ नहीं आया वह कहां जाए। तभी उसने पुलिस को देखा। उसका रोम रोम डर से कांप उठा। पुलिस अब उसकी नजर में मददगार नहीं बल्कि डर के रूप में आ गई थी। गंगा सबके साथ भीड़ में घुस गई। जिधर भीड़ बढ़ रही थी बस उधर ही गंगा भी बढ़ रही थी। पूरा दिन बीत गया था, ना ही गंगा को कुछ खाने को मिला था ना ही कुछ काम। वह वहीं स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे बैठ गई। तभी एक भिखारी ने आकर उसे भगाना शुरू कर दिया। निकल यहां से, यह अपना इलाका है, भाग जा, भाग। गंगा वहां से उठकर वापस स्टेशन पर आ गई और एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार उसे लगा कि घर से बाहर निकलकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह उस पंछी की तरह थी जिसे बचपन से बड़े होने तक पिंजरे में पाला जाता है, जिसे वह खुले आसमान में उड़ना भूल जाता है और एक वक्त पर पिंजरा खोलकर पंछी को उड़ा दिया जाता है कि अब वह खुले आसमान में उड़े। पर होता क्या है, पंछी या तो मर जाता है या किसी का शिकार बन जाता है। आज यही हाल गंगा का भी हो गया था। वह उसी पंछी की तरह अपने पिंजरे से निकल तो आई थी, पर अब खुले आसमान में उड़ने का ना तो उसे पता था ना ही वह यह जानती थी कि आसमान से नीचे की तरफ भी शिकारी उस पर घात लगाए बैठे हैं। सब सोचते सोचते गंगा को नींद आ गई और वह वहीं बेंच पर ही सो गई। सपने में देखती है कि उसकी मां लज्जावती उसके सिरहाने खड़ी उसे घर वापस बुला रही है। गंगा की आंख खुल गई। उसके सिरहाने एक औरत खड़ी थी, पूरी सजी संवारी। तू तो बड़ी सुंदर है, यहां क्यों सो रही है? तेरे पति कहां है? गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जान गई थी कि यह वही लोग हैं जो अपना देह बेच के पैसे कमाते हैं। गंगा खुद के दर्द को भूलकर उस औरत को नफरत से देखने लगी। वह औरत कोई 40 की रही होगी। ऐसे क्या देख रही है? चाय पिएगी? गंगा ने हां में सिर हिला दिया। फौरन वह स्टेशन की दुकान से 2 चाय और एक बड़ा पाव ले आई और गंगा को दे दिया। अभी तक उस औरत के काम से जो नफरत गंगा के मन में जगी थी, अब उसकी जगह एहसान आ गया था। गंगा ने उससे वह चाय ले ली और चाय पीकर बड़ा पाव खाकर उसकी जान में जान आई। तब वह औरत उसे देखते हुए बोली, तू चाहे तो मेरे को अपना दुख बता सकती है। मैं भी ऐसे ही स्टेशन पर खो गई थी, पर तू तो भले घर की लग रही है। गंगा ने हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बुरा घर मुझे नहीं पता, पर मैं खोई नहीं हूं, बल्कि खुद अपना घर छोड़ के आई हूं और अपनी पूरी कहानी उस औरत को बता दी। उस औरत का नाम चंपा था। देखो गंगा, मैं तेरे को ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, पर हां, तू मेरी खोली में रह सकती है जब तक तू चाहे। ये दुनिया ना हम औरतों को जीने नहीं देती। तू सही करेगी तब भी उंगली उठेगी और गलत करेगी तब भी उंगली उठेगी।
पर अभी यह सब सोचने बैठेगी तो जी नहीं पाएगी। चल मेरे साथ चल। यहां स्टेशन पर रही ना तो कोई ना कोई तेरे को अपना शिकार बना लेगा। यहां किस चेहरे के पीछे भेड़िया छिपा बैठा है तेरे को नजर नहीं आएगा। गंगा को कहीं तो जाना था। वह चंपा के साथ उसी की खोली में चली गई, तब तक के लिए जब तक कि वह कुछ कमाने लायक नहीं हो जाए। गंगा चंपा के साथ उसकी खोली में आ गई थी। घर क्या था? बस एक पिंजरा नुमा डब्बा था मुंबई की एक झुग्गी में, जहां हजारों ऐसे ही पिंजरे बने हुए थे। चंपा यह काम करती जरूर थी, पर वह अपनी मर्जी और पैसों की वजह से इस काम में आई थी। रोज का कमाना खाना उसका पेशा था। भले ही उसका काम निहायत ही गिरे दर्जे का था, पर उसका दिल उन तमाम अमीर जादों से अच्छा था जिनकी नजर में इंसानियत का कोई मूल्य नहीं था। तेरे लायक तो नहीं, पर मेरी औकात इतनी ही है। गंगा की आंखों में आंसू आ गए थे। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में तुम पहली हो चंपा जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी है, वरना मैं तो अब हार मान चुकी थी। तुम परेशान मत हो, यहां रहो जब तक रहना चाहो। गंगा की जिंदगी अब एक नए डगर पर आ गई थी। अगले दिन से गंगा ने एक नई दुनिया को देखा था, जिसमें उसकी जिंदगी का दर्द कुछ भी नहीं था। आसपास की ज्यादातर औरतें गरीब और लाचारी में अपनी जिंदगी काट रही थी। पति से रोज मार खाना, दो दो रोटियों के लिए सिग्नल पर भीख मांगना। यहाँ की जिंदगी गंगा के लिए आंखें खोलने वाली थी। वह सोच रही थी कि उसने जो सहा उससे ज्यादा दर्द फैला है इस दुनिया में। कुछ औरतें चंपा की ही तरह देह व्यापार करती थीं। जब खाने को दो कोर भोजन और पीने को पानी ना हो तो इंसान सब कुछ बेच सकता है, फिर चाहे वह अपनी देह क्यों ना हो। चंपा के साथ रहते गंगा को 2 दिन बीत गए थे। रात के वक्त चंपा बाहर चली जाती और सुबह आती। जब आती तो घर के लिए राशन लाती। चंपा ने एक बार भी गंगा को कुछ बुरा भला नहीं बोला था, पर आसपास के आदमी गंगा को खा जाने वाली नजरों से देखते। चंपा उसे घर पर रहने की हिदायत देकर जाती थी, पर ऐसे कब तक बीत सकता था? आज गंगा ने फैसला किया कि वह अपनी डिग्री के बलबूते कुछ करेगी। क्या फायदा इतना पढ़ लिख के जब वह अपनी पढ़ाई से कुछ कमा ही ना पाई? पर मुंबई जैसे महानगर में नौकरी ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। गंगा को अच्छे से अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था। कुछ दिन मुखर्जी के साथ काम करके उसने जो अनुभव पाए थे वह भी इतने अच्छे नहीं थे। फिर भी कुछ करना जरूरी था। कुछ शोरूम में पूछने पर एक जगह उसे सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई थी। यह जगह चंपा की खोली से काफी दूर थी, पर गंगा को कुछ करना भी जरूरी था। वह पहले से ही एक बेसहारा औरत के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकती थी। शोरूम नया था, इसलिए सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, पर गंगा को मंजूर था। अगले दिन से उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। चंपा भी खुश थी कि एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। आसपास की औरतें भी गंगा को अब एक अच्छी नजर से देखती थीं, पर आदमियों की नजर अब भी उसकी खूबसूरती और देह पर ही अटकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लगने लगा था सब सही हो गया है। गंगा की जॉब भी ठीक से चल रही थी, पर गंगा पैसे नहीं बचा पा रही थी क्योंकि आने जाने में भी काफी पैसा खर्च हो जाता था। उसने ऑफिस के पास ही कमरा लेने का सोच लिया और चंपा को भी अपने साथ ले जाने को राजी कर लिया। चंपा गंगा की खुशी के लिए तैयार हो गई, पर उसे पता था कि ऐसे वह कहीं और साथ नहीं रह सकती। हुआ भी वही। गंगा चंपा के साथ जहां भी कमरे देखने जाती, सब उन्हें गलत समझकर कमरा देने से मना कर देते। गंगा नहीं समझ पा रही थी, पर चंपा ने उसे समझाया। ये वही ज्यादातर लोग हैं जो रात को तो हमें अपने पास आने के पैसे देते हैं और दिन में हमारी शक्ल से भी नफरत करते हैं। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गंगा, कभी कभार मिलने आ जाया करना। गंगा चंपा का साथ छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर अब जरूरी था अलग होना। गंगा ने ऑफिस के पास ही एक कमरा ले लिया था। अब वह काम करती और अपना पैसा भी बचाती थी। गंगा को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है, पर अभी असली खेल जिंदगी का बाकी ही था। गंगा जिस शोरूम में काम करती थी
वहां के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विशाल कपूर की नजर गंगा पर ही रहती थी। न जाने क्या था जो उसे गंगा की तरफ खींचा करता। गंगा इन सब बातों से अनजान अपना काम करती रहती। धीरे धीरे विशाल को गंगा काफी आकर्षित करने लगी, जबकि गंगा को पता ही नहीं था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। विशाल कपूर आते जाते, काम करते हर वक्त गंगा पर नजर रखता। काम करते करते गंगा को 6 महीने हो गए थे। आसपास की कुछ औरतों से गंगा की दोस्ती भी हो गई थी, पर सब उसके भूतकाल से अनजान थे। कुछ दिनों से गंगा ने नोटिस करना शुरू किया कि एक काली कार उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। गंगा के मकान मालिक, जो कि पंजाबी थे, वह कभी कभार गंगा से पूछ लेते कि कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन गंगा के ऑफिस से आने के बाद वह कार काफी देर तक खड़ी रही, तो गंगा के मकान मालिक ने उससे पूछताछ की, पर गंगा को नहीं पता था। धीरे धीरे गंगा ऑफिस में भी नोटिस करती कि कोई नजर उस पर घूम रही है। विशाल कपूर को अपनी तरफ देखता देख वो थोड़ी सोच में पड़ जाती। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और शोरूम में काफी चहल पहल थी। उस दिन क्रिसमस था और गंगा भी बच्चों को देखकर काफी खुश थी। इसी दिन विशाल कपूर गंगा के पास आए। पहली नजर में गंगा को भी नहीं पता चला कि यह आदमी इतना उम्रदराज है। विशाल कपूर ने गंगा को भी बाकी स्टाफ की तरह अपने घर डिनर के लिए बुलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। विशाल कपूर की मुस्कान में कुछ तो था, यह बाकी आदमियों जैसा नहीं था। तभी स्टाफ के बाकी लोग भी गंगा से बातें करने लगे कि सर बहुत अच्छे हैं और डिनर पर जाना है। यह सब बातें होने लगी। गंगा भी खुश थी। अब उसकी जिंदगी सच में एक नई दिशा की तरफ बढ़ गई थी। रात को सबको विशाल कपूर के यहां डिनर पर जाना था, इसलिए गंगा ने भी एक कॉटन की साड़ी पहनी और कान में छोटे से बूंदे पहनकर बिल्कुल सिंपल तरीके से विशाल के घर जाने को तैयार हुई। सभी को लेने के लिए ऑफिस की ही गाड़ी आई थी। सबके साथ गंगा भी विशाल कपूर के घर गई। अच्छा घर था। घर क्या, बंगला था। विशाल कपूर की बीवी मालकिन बहुत ही खूबसूरत और सभ्य महिला थी। उसने सभी से काफी अच्छे से बात की और सभी ने अच्छे से डिनर किया। इन सब के बीच एक नजर थी जो गंगा के पीछे पड़ी थी। बातें करते करते ही गंगा को विशाल कपूर के बारे में पता लगा। वह गंगा से 10 साल बड़ा था। देखने में वह गंगा का हमउम्र ही लगता था, पर कुछ तो था उसकी नजरों में। गंगा डिनर के बाद ऑफिस की पार्टी से घर आ गई थी। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो सब कुछ काफी बदला बदला था। सारे स्टाफ के लोग उसे बधाई दे रहे थे। गंगा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। आखिर थोड़ी देर में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। अब वह नॉर्मल सेल्स गर्ल नहीं, बल्कि सभी सेल्स गर्ल की मेन हेड बना दी गई है। गंगा को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसका प्रमोशन हो गया। विशाल कपूर भी उसके पास आए और गंगा को बधाई दी। विशाल कपूर की नजर में न जाने क्या कशिश थी। गंगा भी उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मिस गंगा, आपके काम से हमें काफी फायदा हो रहा है। आपके कस्टमर से डील करने की स्किल काफी अच्छी है। इस वजह से आप यह पोस्ट डिजर्व करती हैं। थैंक्स सर, डोंट कॉल मी सर, जस्ट विशाल। जी। गंगा अपने काम में लग गई। विशाल कपूर के वहां से जाने के बाद कुछ लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। बड़ी आई हेड बनने वाली, हम तो इससे पहले से काम कर रहे हैं, हमें तो हेड नहीं बनाया। ऐसा क्या किया खास इसने? मुझे तो लगता है बॉस को खुश कर दिया इसने। गंगा उनकी बातें सुनकर काफी उदास हो गई, फिर भी अपने काम में लगी रही। पूरा दिन कोई ना कोई इसके बारे में उल्टी सीधी बात कर ही देता, पर गंगा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। पर हद तो तब हो गई जब गंगा से पहले जो लड़की हेड थी उसने गुस्से में गंगा के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। काफी लोगों के समझाने पर वह चुप हुई, पर वही सारी बातें जो पिछले जीवन में घटी थी कहीं ना कहीं यहां भी दोहरा रही थी खुद को। शाम को गंगा ऑटो लेकर घर जा रही थी कि विशाल अपनी कार लेकर उसके पास आ गया। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी।
अगर नहीं मन तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है सर। गंगा विशाल की कार में बैठ गई। दैट्स गुड। तुम कहां से हो? एक बार के लिए गंगा डर गई कि कहीं मेरे अतीत का कुछ तो नहीं पता। डोंट वरी, ऐसे ही पूछा। तुम काफी शांत रहती हो, ज्यादा बोलती नहीं। नहीं सर, बस ऐसे ही। फिर से सर। विशाल बोलो। पार्टी में तुम काफी अच्छी लग रही थी। विशाल की तारीफ से गंगा को अच्छा तो लगा, पर आदमी जात पर उसका भरोसा उठ चुका था, इसीलिए कुछ भी सोचना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारी कस्टमर डीलिंग की वजह से काफी कस्टमर बार बार आते हैं, इसी वजह से तुम हेड की पोस्ट के लिए परफेक्ट लगी मुझे। थैंक्स सर। फिर सर। सॉरी। थैंक्स विशाल। ये सही लगा मुझे। अगर बुरा ना मानो तो कॉफी हो जाए। आज नहीं विशाल जी, मुझे थोड़ा काम है। ओके, जब तुम कहो। गंगा का घर आ गया तो उतर कर चली गई। विशाल उसे काफी देर तक देखता रहा। इधर गंगा के मकान मालिक ने गंगा को उस आदमी के साथ आते देखा तो उनकी भी आंखें ऊपर चढ़ गई। धीरे धीरे ही सही गंगा और विशाल दोस्त बन गए थे। ऑफिस में जब भी जो कहे, पर दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जिसे गलत कहा जा सके। पर जमाने की नजर में एक लड़का और लड़की दोस्त हो भी नहीं सकते। पहले कुछ लोग ही गंगा के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, अब सब उसे गलत बोलने लगे थे। सबको लग रहा था कि विशाल और गंगा के बीच कोई ना कोई बात तो है, वरना पूरे ऑफिस में विशाल केवल गंगा को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है। पर यह बात सबसे ज्यादा उस लड़की को काट रही थी जो गंगा के पहले हेड थी। उसने गंगा के बारे में पता लगाने की ठानी। इस बीच विशाल और गंगा मिलते, कॉफी पीते। अब हर संडे दोनों का साथ बीतने लगा। कभी गंगा जब मालकिन के बारे में पूछती तो विशाल कहता कि मालकिन और उसके बीच कुछ भी नहीं, शादी हुई पर मन न मिलने की वजह से वे दोनों अब तक बस साथ हैं, पर प्यार नहीं है उन दोनों के बीच। गंगा को समझ नहीं आता वह इस बात पर खुश हो या नाराज, पर जो भी था गंगा को विशाल अच्छा लगने लगा था। पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। इधर गंगा के ऑफिस की वह लड़की गंगा पर नजर भी रखती, साथ ही साथ विशाल और गंगा की तस्वीरें भी निकालती जिससे वह उसे बदनाम कर सके। 2 महीने निकल गए थे। गंगा की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। एक घर था, जॉब थी, चंपा थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और अब विशाल भी था। गंगा को लगता कि विशाल कितना अच्छा है और कितना गलत हुआ उसके साथ। उसकी बीवी है, पर दोनों के बीच प्यार नहीं। दुनिया में सब इतना अजीब क्यों है? पर अब गंगा और विशाल एक दूसरे के साथ थे। गंगा की तरफ से यह दोस्ती थी, पर विशाल की नजर में न जाने क्या था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब विशाल गंगा के घर भी जाने लगा था। यूं तो दोनों के बीच दोस्ती का ही नाता था, पर विशाल की आंखों में गंगा को अपने लिए प्यार नजर आता था। पर एक अकेली औरत की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा और नॉर्मल हो ही नहीं सकता। फिर जब वह विधवा हो और इतने सारे पड़ाव से गुजरी हो, और वह मनहूस दिन आ ही गया। आज संडे था और हर बार की तरह विशाल गंगा के साथ उसके घर गया था। चाय नाश्ते के बाद बातचीत करते करते विशाल ने गंगा को इधर उधर छूने की कोशिश की। गंगा जब तक कुछ समझती तब तक विशाल उसकी तरफ झपट पड़ा था। गंगा ने आओ देखा न ताओ बस भाग के गेट खोला और बाहर निकली तो बाहर मालकिन खड़ी थी। गंगा को यूं बदहवास देख और अंदर पीछे की तरफ विशाल को देख वह आग बबूला हो गई। आप? हाँ, क्यों? मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने यहां आने का हक सिर्फ मेरे पति को ही दिया है? ये कहते कहते मालकिन घर के अंदर घुस आई। शर्म नहीं आई तुम दोनों को यहां ऐसे रंगरलियां मनाते हुए? विशाल, तुम्हें एक बार भी मेरा और बच्चे का ख्याल नहीं आया? बच्चे गंगा के लिए एक झटका था। हम दोनों ने जब भाग के शादी की थी तब मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आप दोनों की लव मैरिज? एक और झटका लगा गंगा को। इस धंधे वाली के लिए मुझे धोखा दिया। जुबान को लगाम दीजिए मालकिन जी। आपकी हिम्मत,
तभी मालकिन ने वह न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें गंगा के पुलिस स्टेशन में पकड़े जाने की बात लिखी थी। जो तुम हो मैंने वही बताया, समझी? मेरी अच्छाई है कि पुलिस को अब तक नहीं बताया। तुम्हारे मकान मालिक को तुम्हारी अच्छाई का सबूत दे दिया है। मालकिन विशाल की तरफ बढ़ती कि वह मालकिन के पैर में गिर गया और माफी मांगने लगा। मालकिन ने उसे माफ कर दिया और बाहर निकल गई। विशाल भी जाने लगा और जाते जाते उसने गंगा से कहा, छी, धंधे वाली होकर नाटक करती है। यह गंगा के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस पर भरोसा किया, अपना समझा, उसने इस तरह का जाल बुना मेरे लिए। गंगा का दिल अब दुनिया से फट चुका था। थोड़ी देर में मकान मालिक ने भी उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। पड़ोसी भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बार फिर जहां से उसने शुरू किया था वह वहीं उसी जगह आ गई थी। पर अब बर्दाश्त की इंतहा थी। गंगा ने अब आत्महत्या का फैसला कर लिया था। दुख, ठेस और पीड़ा अब बस बहुत हो गई थी। जब यह जिंदगी ही नहीं रहेगी तो दुख कहां से आएगा? गंगा बिना कुछ सोचे मुंबई की सड़कों पर बदहवासी में बढ़ गई। आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न मारकर रास्ता बदल देती। पर जो मरने ही गया हो उसे मौत से क्या डर? पर मरना क्या इतना आसान है? गंगा विशाल द्वारा किए गए छल से बहुत ज्यादा हताश हो गई थी और आंखों से गिरते आंसू उसकी जिंदगी का दर्द बयां कर रहे थे। तभी एक जोरदार टक्कर हुई और गंगा वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। रात से अगला दिन आ गया। गंगा ने अपनी आंखें खोली। खूब सुंदर सा घर, आलीशान सा, हर तरफ हीरोइनों की फोटो लगी थी। गंगा ने उठने की कोशिश की तो हाथ में दर्द हुआ। लेटी रहिए मोहतरमा। एक 30 से 32 साल का आदमी जो काफी रईस लग रहा था, हाथ में कॉफी मग लेकर गंगा के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं यहां, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस इरादे से बदहवस होकर सड़क पर निकली थी वह हुआ नहीं। आपको कैसे पता? अरे, हम इंसान की उम्र और शक्ल देख के अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे जनाब को राजेश खन्ना कहते हैं। और क्या मैं जान सकता हूं आप मरने के लिए इतनी उत्साहित क्यों थी? गंगा ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर एक आदमी उसके सामने था। गंगा कुछ कहती, इससे पहले ही गंगा की ही हमउम्र औरत कमरे में आई। कुछ बताया इन्होंने? राजेश? नहीं निशा, अभी तक तो कुछ नहीं। तुम ही पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। गंगा उठ बैठी। वह औरत निशा काफी गहरे रंग की थी। उसने आकर गंगा को उठने में मदद की और गंगा को कॉफी देते हुए बोली, तुम कल रात हमारी कार से टकरा गई थी। मैं और राजेश, हम दोनों भाई बहन हैं। कल हम जब अपने काम से आ रहे थे तभी वापसी में तुम मिल गई। पर तुम ऐसे क्यों घूम रही थी? तुम्हारा कुछ सामान भी मिला है, ये देखो, यहां है सब कुछ। निशा ने गंगा को उसका सामान दिखाते हुए कहा, पर गंगा के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। गंगा ने उदास मन से कहा, मेरा कोई घर नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। वैसे तुम्हारा नाम गंगा तारा, वाह, काफी यूनिक नेम है आपका मोहतरमा। राजेश ने थोड़ा मजाक किया जिससे गंगा का मूड सही हो। गंगा ने कॉफी ली, पर कॉफी पीते ही उसे फिर नींद आ गई। निशा और राजेश हमउम्र ही थे। दोनों ही अपनी एक कास्टिंग एजेंसी चलाते थे। यही उनका रोजगार था। गंगा का पिछली रात उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से दोनों ने गंगा को बचाया। यह एक तरह का चमत्कार ही था गंगा के लिए, जो इतनी बड़ी सड़क पर भी मरने की जगह बच गई थी। दोनों ही गंगा को वापस घर भेजने के लिए पता पूछ रहे थे, पर जब गंगा ने कह दिया कि उसका कोई पता नहीं है तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपने काम में लगे थे। इधर गंगा को तो आदमियों से नफरत हो गई थी। दुनिया में अब तक मिला हर आदमी उसे छलने ठगने ही तो बैठा था। अब कैसे अपनी जिंदगी में आए इन धोखों को भूल जाएगा? दोपहर हो गई थी। गंगा वैसे ही बिस्तर पर लेटी थी। तभी निशा फिर कमरे में आई।
गंगा तारा उठ जाओ और कुछ खा लो। गंगा उठ बैठी, पर कुछ खाने का मन नहीं हुआ। तभी निशा ने उसे नहाने की सलाह दी, जिससे उसे फ्रेश महसूस हो। गंगा बस बिना कुछ बोले अपना कपड़ा लेकर नहाने चली गई और बाथरूम में नल खोल के खुद पर पानी गिराती रही। पहले निखिल, फिर पापा, फिर जीजा जी, फिर मुखर्जी, ऊपर से यह समाज और अब यह विशाल। क्यों बच गई हूं मैं जिंदा? सिस्कियों के बीच गंगा यही सोच रही थी, मेरा होना ना होना बेकार है। मैं क्यों दुनिया में आई थी जब मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं जीने का? काफी देर तक गंगा रोती रही, सोचती रही। फिर वह बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। निशा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने सहानुभूति दिखाते हुए एक बार गंगा से बात करने की ठानी। देखो गंगा, मुझे नहीं पता तुम सुसाइड करने क्यों गई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर गंगा, इस दुनिया में किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है। किसी को पैसे की दिक्कत है तो किसी को परिवार की, किसी के बच्चे नहीं है तो किसी का पति नहीं। पर इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसे रोते हुए बर्बाद करने से अच्छा अपने लिए जिया जाए। एक बार तो गंगा की आंखें चमक उठी, पर दूसरे ही पल उसका अतीत, उसके धोखे उसकी आंखों के सामने आ गए। देखो गंगा, तुम घबराओ मत। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो और मुझे बता भी सकती हो अगर मन में हो तो। गंगा तारा निशा के पास बैठ गई। आप बहुत अच्छी हैं दी, मैं आपको दी कह सकती हूं ना? अरे बिल्कुल। गंगा ने अपने दिल को खोलने का फैसला कर लिया था। उसने शुरुआत से लेकर अपनी पूरी कहानी निशा को बता दी। निशा ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। गंगा, हिम्मत मत हारो। हम औरतों की जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष समाया होता है। हर पुरुष एक समान नहीं होता गंगा, पर तुम्हारा दुर्भाग्य कि जो पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आए सब कमीने ही निकले। पर हम औरतों को उन पर आश्रित होने की जरूरत ही क्या है जो तुम्हारे साथ हुआ। गंगा, मैं भी उसकी भुगत भोगी हूं, इसलिए रात को ही मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी। आप? हाँ गंगा, मेरी शादी भी 17 की उम्र में हो गई थी, पर मेरे पति मरे नहीं थे, बल्कि लड़का ना दे पाने की वजह से उन्होंने मुझे 21 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। मेरे पिताजी को भी बेटियां पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में जैसे तैसे मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया था। पर पति उनसे 2 कदम और आगे था। शादी के 5 सालों में मैंने नरक की यातना भोगी। जैसे आज तुम सड़क पर मौत की आशा में निकली थी, मैं भी अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए घर से निकलकर एक अंधेरी रात में घूम रही थी। पर घर से बाहर निकलने का मतलब है खुद ब खुद भेड़ियों के मुंह में जाना। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पर मेरे लिए मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वह तो अच्छा हो राजेश का, जिसने मुझे उस रात उन दरिंदों से बचाया और अपने घर में शरण दी। राजेश चाहता तो मेरा फायदा उठा सकता था, पर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। उसने मुझे पढ़ने में, खुद नौकरी करने में मदद की, और आज मैं जो कुछ भी हूं सब राजेश की वजह से है। गंगा, ये सब समझाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि दुनिया का हर पुरुष गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की गलती के लिए पूरा समाज बदनाम हो जाता है। देखो गंगा, तुमने मुझे दी कहा है, इसलिए तुम अब परेशान मत हो और अपनी जिंदगी की नई और बेहतर शुरुआत करो। यही सही मायने में थप्पड़ होगा उन तमाम लोगों के लिए जो हम जैसी अकेली स्त्रियों को चरित्रहीन कहते हैं, जरा भी नहीं शर्माते, जो खुद अंदर से अपने चरित्र को नहीं देखते। हाँ दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं हार नहीं मानूंगी। यह हुई ना बात, चलो नीचे चल के खाना खा लेते हैं। मैं राजेश से तुम्हारे लिए बात करूंगी। जो हुआ वह हुआ, अब और दुख नहीं। अब अपने दुख को सुख बनाने का समय आ चुका है। गंगा के अंदर भी आत्मविश्वास आ गया था। निशा की बातें सुन दोनों नीचे आ गए। राजेश पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा था। खाना खाते हुए राजेश से निशा ने गंगा के काम के बारे में और घर पर रुकने के बारे में बात की। राजेश को भी कोई आपत्ति नहीं थी।
और रही काम की बात तो गंगा निशा को असिस्ट करने का काम कर लेगी। निशा मुस्कुरा उठी और गंगा की आंखों में अब आंसू थे। ये भगवान का ही शुक्र था कि जब भी गंगा के सामने कोई मुसीबत आई, भगवान ने मदद के लिए किसी न किसी को हमेशा भेजा गंगा के पास। एक हफ्ते बीत गए थे। गंगा निशा और राजेश के साथ काम सीखती और मदद करने की कोशिश करती। राजेश की कास्टिंग एजेंसी थी। ऐसे में कई फोटोग्राफर और मॉडल से उसका मिलना जुलना होता। वह लोग घर पर भी आते थे। निशा को राजेश ने अपनी एजेंसी में लगा रखा था और अब गंगा को भी। धीरे धीरे सब सही हो रहा था। राजेश की गर्लफ्रेंड सोफिया भी घर आ जाती थी। कभी कभार वह एक मॉडल थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक दिन राजेश से मिलने कोई फोटोग्राफर आया। उसकी उम्र यही कोई 26-27 साल रही होगी। राजेश उस वक्त कहीं बाहर गया था। निशा नहा रही थी तो दरवाजा गंगा ने खोला। जी? लड़का बस गंगा को ही देखता रह गया। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? लड़का बिना कुछ कहे बस खड़ा रहा। तभी निशा बाहर आ गई नहा के। अरे आओ आओ शिवांश, गंगा अंदर आने दो शिवांश को। गंगा एक तरफ हट गई। शिवांश अंदर आ गया और आते ही निशा से बोला, ये क्या आजकल मॉडल को घर पे भी रोकने लगे? नहीं शिवांश, वो मॉडल नहीं बल्कि गंगा है। गंगा ये शिवांश है, फोटोग्राफी करता है। गंगा शिवांश को बिना देखे अंदर चली गई और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिया, फिर ऊपर आ गई। यार निशा, ये लड़की काफी खूबसूरत है। एक काम करो ना, मैं एक इंडियन साड़ी की शूट कर रहा हूं, इसे मॉडल की जगह ले सकते हैं। आंखें देखो इसकी, बिल्कुल कमल की तरह है। शिवांश, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। ये बताओ यहां आने का कारण क्या है? अरे बस वही, मुझे कुछ मॉडल चाहिए थे। तो राजेश ने कहा आपसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, मिल जाएंगे मॉडल्स। ओके, तो मैं चलता हूं। शिवांश गंगा को इधर उधर देखता जाने लगा। फिर लौट के बोला, एक बार बात करना, शायद मान ही जाए। निशा उसे देखकर हंसी, फिर ओके बोल दिया। शिवांश चला गया था, पर पहली बार इस तरह सहमी लड़की को देखकर उसे कुछ आश्चर्य और कुछ उत्सुकता हुई थी। शिवांश गंगा को देखने के बाद से ही सोच में था। इतनी सहमी सी लड़की और आंखों में इतना सुनापन। वह गंगा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पर निशा और राजेश से पूछना उसे सही नहीं लगा। इधर निशा भी चाहती थी कि गंगा अब अपने उस कछुए वाले खोल से बाहर निकल के कुछ करे, समाज में नाम कमाए। जो कुछ उसने गवा दिया उसे वापस पाए, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी। गंगा अपने कमरे में उदास खिड़की के पास बैठी डूबते दीपक को देखकर बस यही सोच रही होती है कि क्या कसूर था मेरे होने का मकसद ही क्या था? क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया? पर हर इंसान को जन्म देते समय भगवान उसके जीवन के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बना देता है। निशा धीरे से गंगा के पास गई, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, गंगा, मैंने बहुत सोचा और सही मायने में तुम्हारी जिंदगी बदलने का यह रास्ता जरूर भगवान ने ही भेजा है। गंगा बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। निशा ने कहा, जो लड़का आया था ना शिवांश, वो तुम्हें अपने फोटोशूट में एक मॉडल की तरह सिलेक्ट करना चाहता है। क्या तुम ये काम करना चाहती हो? गंगा ने पहले सोचा, फिर कहा, मॉडल और मैं? निशा दी, प्लीज मजाक मत करिए। निशा ने कहा, नहीं गंगा, मैं मजाक नहीं कर रही। और शिवांश की पूरी बात उसे बता दी। गंगा ने मना कर दिया, नहीं दीदी, मेरा परिवार पहले ही मेरे ऊपर लगे इल्जामों से परेशान है, कहीं ये सब और खराब न कर दे सब कुछ। निशा बोली, गंगा, कब तक यूं डर डर के जियोगी? जीना ही है तो अब इन मर्दों की दुनिया में शान से जियो। इन्हें अपनी उंगली पर नचा के दिखा दो कि हम औरतें अपने पर आ जाएं, ना तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। गंगा बोली, पर्दी अब परवर नहीं। निशा ने कहा, गंगा, शिवांश को मैं शाम को बुला रही हूं, एक नई शुरुआत तो करो। हो सकता है यह भगवान का ही एक इशारा हो। गंगा यूं ही सोच में डूबी रही। शाम को राजेश आ गया।
निशा ने उसे सारी बात बता दी। वे दोनों काफी खुश थे। शिवांश को भी रात में निशा ने डिनर पर बुला लिया था। शिवांश को भी मौका मिल गया था गंगा के बारे में जानने का, पर गंगा अभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। पर शायद उसकी नियति में अनजानों का ही खास रोल था। शाम को निशा ने अच्छा खाना तैयार किया। फिर सभी मिलकर शिवांश का वेट करने लगे। राजेश कुछ काम कर रहा था। उसी टाइम किसी ने बेल बजाई। आज फिर गंगा ने ही दरवाजा खोला। शिवांश को देख के वह थोड़ी संकुच गई। शिवांश ने उसे पीले गुलाब का बुके देते हुए विश किया। तब तक निशा भी वहां आ गई। गंगा भाग के किचन में चली गई। तब तक उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मॉडल भी बन सकती है, पर शिवांश ने उसे चुना था तो चुना था। खाना खाते खाते राजेश और निशा शूट के बारे में सब कुछ पूछ रहे थे। गंगा भी वहीं थी। उस बीच शिवांश उसे भी देख लेता था। निशा को लगने लगा था कि शिवांश का गंगा की तरफ झुकाव है और वह चाहती भी थी कि हो झुकाव, क्योंकि गंगा को एक साथी की बहुत जरूरत थी। इतने धोखे और इतनी जिल्लत के बाद कोई हो जो उसे सचमुच प्यार करे, उसकी जिंदगी समझे। निशा मन ही मन खुश भी थी कि शिवांश और गंगा मिले। राजेश और निशा के कहने पर गंगा भी मान गई थी। शूट 2 दिन बाद से स्टार्ट थी। उसके पहले शिवांश गंगा का एक रफली शूट करना चाहता था, जिससे वह शूट के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि शूट साड़ी की थी तो गंगा भी कंफर्टेबल थी। अगले दिन ही गंगा को शिवांश के साथ जाना पड़ा। वह पूरा दिन गंगा का शिवांश के साथ बीता और काफी अच्छा बीता। शिवांश का गंगा के ऊपर इतना ध्यान देना, उसके कहे बिना उसके लिए कॉफी लाना, उसे हंसाने की कोशिश करना, उसके लिए औरों को डांटना, कहीं ना कहीं गंगा को यह सब देख के शिवांश के प्रति अपनापन हो गया था। पर अपने पुराने अनुभव उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उस दिन शूट के बाद गंगा खुश थी और उसे खुश देख निशा और राजेश भी खुश थे। 2 दिन बाद से गंगा की शूट शुरू थी। गंगा जो भी साड़ी पहनती उस पर खूब जचती और शिवांश हर बार उसे देखकर उसे और पसंद करने लगता। जब लाल रंग की साड़ी में गंगा ने शूट कराया तो शिवांश ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मेकअप, लाइट्स तो थे ही, पर गंगा की खूबसूरती उस लाल रंग में खिल गई थी। सालों बाद लाल रंग पहनने पर गंगा को भी बहुत खुशी हो रही थी, पर अपने घर परिवार की याद आते ही उसका मुंह मुरझा गया था। शिवांश से गंगा का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वह उसे चाहने लगा था, पर शिवांश गंगा की पुरानी जिंदगी से अनजान था और गंगा खुद किसी आदमी पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहती थी। शूट पूरे 4 दिन चला। गंगा बहुत खुश थी और शूट के लिए उसे पैसे भी मिले। निशा और राजेश अब उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि उनकी कास्टिंग एजेंसी थी तो वह गंगा को कहीं न कहीं काम दिलवा ही देते। धीरे धीरे गंगा के अंदर का डर गायब होने लगा था। एक आत्मविश्वास उसके अंदर जग गया था। पर आज भी वह अकेले जाने और मर्दों से डरती थी। निशा हरदम उसके साथ रहती। शिवांश भी कोशिश करता कि गंगा के साथ ही अपना दिन बिताए। गंगा भी शिवांश के मन की बात समझ रही थी, पर वह शिवांश को किसी भी तरह का दिलासा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि शिवांश उसका सच जानते ही उससे नफरत करेगा। यह सोच के उसे दुख भी होता, पर शिवांश जैसा अच्छा लड़का उसके लिए अपनी जिंदगी न बर्बाद कर ले, यही सोचकर वह कुछ नहीं कहती। 1 महीना बीत गया था। गंगा के पास काम था, दोस्त थे, आत्मविश्वास था, शिवांश का साथ और प्यार भी था, पर गंगा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आज फिर गंगा का शूट शिवांश के साथ ही था और वह शूट पर गई तो शिवांश उसे देख के खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आज वह अपने दिल की बात गंगा से कहने को तड़प उठा और शूट होने के बाद वो गंगा के पास पहुंच गया। शिवांश बोला, गंगा मुझे तुमसे कुछ कहना था। गंगा बोली, हाँ बोलिए। शिवांश बोला, गंगा आई लव यू। देखो गंगा, जब से तुम्हें पहली बार देखा बस तुमसे प्यार हो गया, प्लीज मना मत करना गंगा। गंगा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वह वहां से उठकर चली आई।
गंगा का यूं चले जाना और कुछ ना कहना शिवांश को अंदर ही अंदर छलनी कर रहा था। 2 दिन बाद वह निशा से मिला। रोते रोते शिवांश की आंखें फूल गई थी। उसने अपने प्यार वाली बात निशा को बताई तो निशा मुस्कुराते हुए बोली, यह सब प्यार व्यार सब झूठा होता है शिवांश। उसका सच जानते ही तुम्हारा यह भूत उतर जाएगा। शिवांश बोला, प्लीज निशा, मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। जो कहना है साफ कह दो। निशा बोली, सुन पाओगे तो सुनो। गंगा विधवा है। शिवांश को थोड़ा अजीब लगा। निशा आगे कहती है, उसके ऊपर धंधा करने का भी आरोप है। उसको कई लोगों ने धोखा दिया है। उस बेचारी का तो उसके परिवार में भी साथ नहीं दिया, तो तुम क्या दोगे? यह सब सुन शिवांश कहता है, मुझे इन सब पर यकीन नहीं निशा। उस लड़की की आंखों में इतना सूनापन है कि वह ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे उसकी पिछली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूं और चाहता रहूंगा। इतनों ने उस मासूम के साथ गलत किया, शायद उसी को सही करने भगवान ने मुझे भेजा है। निशा को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। तुम सच कह रहे हो शिवांश? तुम अपनाओगे गंगा को? मैं नहीं, वो मुझे अपना ले निशा। निशा ने शिवांश को गले लगा लिया। थैंक्स शिवांश, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं गंगा के लिए किसी ऐसे की ही तलाश में थी। तुम चिंता मत करो, मैं मना लूंगी उसे। तुम बस अपने घर पर बात कर लो। अरे घर पे तो सब मान ही जाएंगे। भैया भाभी की खुशी भी मेरी भी खुशी में है। मम्मी पापा के बाद भैया भाभी ही मेरे सब हैं। वह जरूर गंगा को अपना लेंगे। शिवांश और निशा एक साथ गंगा के पास गए। शिवांश अपने घुटनों पर बैठ गया और गंगा को प्रपोज किया। गंगा की आंखों में आंसू थे। तभी निशा ने उसे शिवांश की बात बता दी। वह तब भी तैयार नहीं हुई, पर शिवांश की जिद के आगे गंगा को मानना ही पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार गंगा की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे ही दी थी। काम, पैसा, प्यार और निशा और राजेश जैसे दोस्त थे उसके पास। गंगा की जिंदगी अब सपनों जैसी हो गई थी। कहां घर से निकल इतने धक्के खाते हुए वह आगे बढ़ी थी, और अब इतना प्यार। अरे ये तो विशाल है। आप विशाल हो ना? हाँ बोलो। मेरा राजेश एक भाई की तरह हमेशा उसका सपोर्ट कर रहा था। निशा ने तो बस उसे एक सफल महिला बनाने का बीड़ा उठा लिया था। हर पल उसका साथ देना और मदद करके उसे मंजिल पर पहुंचा देना उसका एक लक्ष्य था। और शिवांश, जो अपनी जान से भी ज्यादा गंगा को चाहने लगा था, उसकी सारी सच्चाई जानते हुए भी वह उसे अपना रहा था। बस यही बात गंगा को खटक रही थी। इतने धोखे खाने के बाद औरों पर उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वह तो बस चाहती थी कि अपने काम में रमी रहे, पर थी तो वह भी इंसान। प्रेम और भावना हर व्यक्ति को कमजोर बना देती है। गंगा के सामने जब शिवांश का चेहरा आता तो अपने पुराने दिन भूल वह शिवांश के साथ बिताए आज में खो जाती। आखिर अब गंगा ने भी इस बात को मान ही लिया था कि शिवांश उसकी जिंदगी में एक सुखद एहसास लेकर आया है। उस दिन शिवांश और गंगा अपने लिए फ्लैट देखने जा रहे थे और पसंद आते ही खरीदना भी चाह रहे थे, क्योंकि निशा चाहती थी कि वह आत्मनिर्भर बने। और सच भी था, अब तक भागते भागते गंगा भी थक गई थी। अब जब सब सही है तो यही एक जगह है जहां वह अपना ठिकाना बनाएगी। निशा, गंगा और शिवांश फ्लैट देखने गए। तीनों को काफी पसंद भी आया। समंदर से लगा हुआ व्यू, सुबह सूरज को उगते हुए देखना और जब मन करे समंदर किनारे अपनी शाम बिताना। गंगा को तो फ्लैट बहुत पसंद आया। थोड़ी देर में ही डील पक्की हो गई। आधा पैसा गंगा ने तुरंत दे दिया और आधा बाद में जमा कराने का बोला। तीनों घर आ गए। सब कुछ कितना अच्छा था। गंगा और शिवांश शादी के बारे में भी सोच रहे थे और इसी सिलसिले में शिवांश गंगा को अपने भैया भाभी से मिलवाना चाहता था। फिक्स तो सब कुछ था ही, बस दोनों से मिलवा के एक डेट फिक्स करनी थी। पहली बार गंगा इतनी खुश थी। शायद इतने ही दुख थे उसकी किस्मत में जिनका समय अब खत्म हो गया था और अब सुखों की बरसात होने वाली थी। यही सोच के गंगा खुश थी।
साथ ही उसका काम भी बहुत सही चल रहा था। गंगा को आए दिन नए नए शूट्स मिल रहे थे राजेश और निशा की हेल्प से, और देखा जाए तो गंगा के जाने से निशा और राजेश को भी अच्छी रकम मिलती थी, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यूं तो दोनों अच्छे थे, पर पैसा किसे नहीं काटता है। ऐसे ही काम करते करते 1 महीना बीत गया था। आज गंगा अपने एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी। सब कुछ सही था। गंगा और निशा ने पंडित जी से पूजा करवाई और फिर शाम को छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी दी गई। गंगा मानो अब सब भूल चुकी थी अपने पुराने दुखों को। तभी एक फोन आया। गंगा ने कॉल उठाई तो उधर से एक लड़की की आवाज आई, तेरे बाबा नहीं रहे गंगा। एक पल को गंगा सन रह गई। आज इतने सालों बाद यह उसकी मां का पहली बार फोन आया था। गंगा की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। उसने मन को कड़क करके कहा, कोई मदद चाहिए तो बता दो, एक बार तू आ जाती तो। नहीं मां, मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। उधर से रोने की आवाज आई और फोन कट गया। गंगा का दिल भारी हो गया। एक बार फिर पुराने दिन उसकी आंखों के सामने नाच उठे। यह सब नहीं, मुझे नहीं याद करना। गंगा ने अपनी आंखें बंद कर ली। निशा ने आकर उसे हिलाया। क्या हुआ गंगा? चलो पार्टी में सब वेट कर रहे हैं। गंगा के लिए राजेश ने केक ऑन ऑर्डर किया था। सब उसे काट के एंजॉय कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं गंगा अंदर ही अंदर अपने पुराने दिनों में घूम रही थी। अगले दिन सब काफी थके हुए थे। पूरी रात पार्टी जो हुई थी। गंगा ने उठ के खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को देखते हुए मन में सोचा, जो हुआ अब मैं अपने पिछले दिनों की परछाई अपने आज पर नहीं पड़ने दूंगी। थोड़ी देर बाद शिवांश उसके पास आया, गंगा का हाथ अपने हाथों में लेकर। क्या हुआ? कोई बात है गंगा? नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों? गंगा ने उसे फोन की पूरी बात बता दी और सिसकने लगी। अरे अरे ठीक है, जो हुआ वो हुआ। हमें वहां जाना चाहिए। वह तुम्हारे पिताजी थे गंगा। नहीं शिवांश, मैं वहां नहीं जा सकती। अब सब कुछ बदल चुका है। ओके, तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं आज तुम्हें भैया भाभी से मिलवाने ले चलता हूं। गंगा ने उसे देखा और ओके बोल दिया। शिवांश ने उसे कस के गले लगा लिया। अब बस रोने का टाइम नहीं है। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें बस 1 घंटे में निकलना है। पर इतना जल्दी? वो भैया ऑफिस निकल जाएंगे ना? ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद राजेश और निशा भी नाश्ता करके चले गए और शिवांश भी रेडी हो गया। आज गंगा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने, तो उसने एक ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। यूं तो शिवांश को गंगा हमेशा अच्छी लगती थी, पर आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। चले, मेरा तो मन कर रहा है अभी चल के शादी कर ले। अरे ऐसे थोड़ी। गंगा शिवांश से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वह उसे समझा देती थी और शिवांश समझ भी जाता था। पर कभी कभी गंगा को भी बच्चा बनना ही पड़ता था शिवांश के लिए। तैयार होकर दोनों शिवांश के भैया भाभी से मिलने के लिए निकल गए। ये जगह काफी नई थी और काफी बड़ा सा बंगला था। गंगा पहली बार इस जगह पर आई थी। शिवांश ने गंगा का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर गया। दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए और शिवांश अपनी भाभी को बुलाने चला गया। तभी गंगा ने सामने देखा और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने विशाल कपूर खड़ा था। तुम यहाँ क्या लेने आई हो अब? तब तक शिवांश भी मालिनी के साथ बाहर आ गया। भाभी, इसी की बात कर रहा था ना मैं। इनसे मिलो। ये है गंगा तारा और गंगा ये है मालिनी भाभी और ये है मेरे भैया विशाल कपूर और मुझे तो जानती ही हो, शिवांश कपूर। गंगा को लगा कि एक बार फिर उसे ठग लिया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी मालिनी हंसते हुए गंगा के पास गई और उसके गाल को इधर उधर करके बोली, अरे ऐसा क्या जादू है भाई तुम में, जो दोनों के दोनों भाई तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गए। कोई काला जादू वादू जानती हो क्या? वैसे नाम भी गंगा तारा है तुम्हारा। यह सब क्या कह रही हो भाभी? यह गंगा है, इसी से तो मैं शादी चटा। एक जोरदार थप्पड़ मारा विशाल ने। क्या बकवास कर रहा है, जानता भी नहीं। ये क्या क्या गुल खिला चुकी है।
अरे ये तो धंधा करती है पागल। शिवांश जोर से चिल्ला उठा, भैया तू मासूम है, इस बेगैरत औरत ने तुझे भी बहला दिया। इसके साथ कोई क्या शादी करेगा, ये हर दिन अपने पति बदलती है। गंगा की आंखों में आंसू बह रहे थे और शिवांश विशाल का मुंह देख रहा था। प्लीज भैया, भगवान के लिए चुप हो जाइए, मुझे गंगा के बारे में सब पता है। और आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं गंगा के बारे में? तब तक मालिनी बोली, यह लड़की वही है जिसे मैंने तेरे भैया के साथ रंगे हाथों पकड़ा था शिवांश, और आज तू खुद क्या? शिवांश भौचक्का होकर वहीं जमीन पर बैठ गया था और गंगा रोते हुए वहां से बाहर निकल गई थी। गंगा की जिंदगी में तो आए दिन एक के बाद हजारों तूफान आ रहे थे। कहते हैं दुनिया में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता। आज गंगा को भी यही लग रहा था। वह विशाल के घर से भागते हुए निकली और ना चाहते हुए भी एक कार से टकरा गई। वह तो अच्छा हुआ कि कार वाला उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया, जहां से फिर गंगा के फोन को देखकर निशा और फिर शिवांश को कॉल किया गया। निशा राजेश के साथ भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। गंगा बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी थी। डॉक्टर साहब क्या हुआ उसे? घबराने की कोई बात नहीं, वह ठीक है, उसे काफी स्ट्रेस है। आप उनकी? जी मैं उसकी दोस्त हूं। देखिए हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, पर उन्हें अंदर से किसी बात से परेशानी है। फिलहाल आप किसी मनोचिकित्सक को दिखा लें तो बेहतर होगा। निशा ने सोचा। सुबह तो ठीक थी, अचानक वह गंगा के पास गई। क्या हुआ गंगा? गंगा की आंखों में आंसू थे। वह उदास मन से बोली, हमारा पास्ट कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता था। अरे पर हुआ क्या? गंगा ने निशा को पूरी बात बताई। वह भी सुनकर शॉक रह गई। हाँ गंगा, तुम सही कह रही हो। ऐसे में शिवांश अपने भाई को ही सही समझेगा, पर तुम ऐसे कमजोर क्यों पड़ रही हो? देखो गंगा, जिंदगी बार बार आपको चांस देती है। शिवांश अगर तुमसे सच्चा प्यार करता होता तो वह जरूर समझेगा, और वह भी बाकियों की तरह तुम्हारे बदन को चाहता होता। तो अच्छा ही हुआ जो वह दूर हो गया, पर मैं ही हर बार क्यों? इस बात का जवाब तो निशा के पास भी नहीं था। 2 दिन बीत गए। गंगा अपने फ्लैट में आ गई थी, पर विशाल और मालिनी की बातें याद करते ही गंगा की तबीयत खराब हो जाती। निशा उसके साथ ही थी। शिवांश भी नहीं आया था गंगा से मिलने। एक बार फिर गंगा ने मान लिया था कि शायद प्यार उसकी किस्मत में ही नहीं, वरना शादी के बाद निखिल उसे छोड़कर ही क्यों जाता, और जब तक वो रहा तब तक भी कहां गंगा को पत्नी का प्यार मिला। निखिल न जाने किससे मोहब्बत करता था और जिंदगी बर्बाद हुई उसकी। सब कुछ सोचते सोचते गंगा का तकिया गीला हो गया था। तभी निशा कॉफी लेकर कमरे में आई। गंगा बस करो, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ सही नहीं होने वाला। मैंने क्या कहा था? ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब तक जरूरत तब तक साथ। तुम क्यों इन सब के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी एक शूट की डेट है। गंगा भूलो मत, तुम्हें इस फ्लैट की EMI भी देनी है। गंगा क्या करती थी? उसके पास रोने का समय नहीं था। वह तैयार हुई और लोकेशन पर पहुंच गई, पर उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। किसी तरह गंगा का काम खत्म हुआ, वह बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद निशा उसे किसी से मिलाने वाली थी। निशा का कहना था कि उस काम में इस काम से भी ज्यादा पैसा है। इस बात पर गंगा तैयार थी, पर फिलहाल वह घर जाना चाहती थी, जबकि निशा उसे जबरन किसी से मिलवाने ले जाने पर तुली थी। गंगा मान गई थी और बाहर निकल के निशा का वेट कर रही थी, पर निशा अंदर रह गई। उसे बुलाने गंगा अंदर गई तो उसने सुना निशा किसी से बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो, उस लड़की को मैंने अच्छे से शीशे में उतार लिया है। अब वह मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। और हंसने लगी। दुनिया में कौन फ्री में किसी की मदद करता है? उसे कभी समझ नहीं आएगा कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं। अब तो वह शिवांश भी हट गया। बस 2-3 साल और इसकी जवानी है, उसके बाद कौन पूछेगा इसे? हाँ, जल्दी ही तुम्हारे पास भी लेकर आती हूं। फिलहाल मिस्टर राजदूत ने आज खास डिमांड की है इसकी।
वहां की लड़कियों की फोटो दिखाई, पर उन्हें यही पसंद आई। अच्छा, मैं देखती हूं वह काफी देर से वेट कर रही है। गंगा ने जो सुना उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे अपना समझा, जिसके ऊपर विश्वास किया, वही। भगवान, इस दुनिया में क्या कोई भी मेरे विश्वास के लिए नहीं बना। फिलहाल इन बातों के लिए टाइम नहीं था। गंगा भाग के कार में बैठ गई थी। तब तक निशा भी आ गई थी। गंगा, तुम कह रही थी ना तुम्हारा अभी मूड नहीं। कोई बात नहीं, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है और शाम को रख दी है। अब तुम भी आराम कर लोगी। गंगा को समझ नहीं आया है क्या बोले। उसका भरोसा कुछ इस कदर टूटा था इस दुनिया से, पर भगवान की ही मर्जी थी जो वह इस समय बच गई थी। पर बकरे की जान कब तक खैर मनाएगी। निशा गंगा को अपने फ्लैट पर ले आई और गंगा कमरे में आराम करने चली आई। पर उसके मन में जो डर था, अब क्या किया जाए। यहां से मैं कहां भागूंगी और मैं कब तक भागूंगी। बस अब और नहीं। गंगा निशा के कमरे में ही लेटी थी। निशा के जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और कमरे में ढूंढने लगी कुछ ऐसा जिससे वह पुलिस को बता सके कि निशा अच्छाई की आड़ में क्या क्या करती है। पर कोई भी सुराग नहीं मिला। तब तक निशा कमरे में आ गई तो गंगा चुपचाप लेट गई। वह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि निशा को कुछ पता लगे कि उसकी सच्चाई गंगा को पता है। निशा वहीं गंगा के ही पास बैठी रही। थोड़ी देर में एक कॉल आई और निशा ने गंगा से मीटिंग के लिए चलने बोला। गंगा जानते हुए कि बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, निशा के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों मिस्टर राजपूत के फार्म हाउस पर पहुंच गई थी। निशा को लग रहा था गंगा को उसका सच नहीं पता, पर गंगा ने सच्चाई अपने कानों से सुनी थी और भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वह सच जान गई थी। मिस्टर राजपूत उन दोनों से काफी अच्छे से मिले। पहले तो उन्होंने झूठ मूठ का नाटक किया कि वह गंगा के साथ एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते थे। फिर निशा कुछ काम से बाहर निकल गई और राजपूत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने कस के गंगा के हाथ पकड़ लिए और उसे गले लगाने लगा। तभी गंगा ने पास रखा फ्लावर पॉट उठा के उसके सिर पर मारा और अपना फोन उठा के बोली, आगे बढ़े तो जान लेना, तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग इस फोन में है। राजपूत 2 मिनट के लिए चुप हो गया, पर अगले ही पल वो गंगा की तरफ झपटा। तब तक किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। जल्दी से गंगा ने दरवाजा खोला तो बाहर शिवांश पुलिस के साथ खड़ा था और निशा भी पुलिस के हत्थे पड़ गई थी। पुलिस अंदर आ गई थी और यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि अंदर क्या हुआ होगा। राजपूत पुलिस की हिरासत में था और निशा भी। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई थी। गंगा अब तक कांप रही थी। शिवांश ने उसे संभाला। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया था। तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके हम यहां तक पहुंचे। गंगा बिल्कुल शांत थी। शिवांश ने उसे अपनी कार में बैठाया और गंगा के फ्लैट ले आया। गंगा शिवांश के साथ अपने फ्लैट में बैठी थी। डर, उलझन, खामोशी, धोखा, कितना कुछ उसके अंदर चल रहा था। शिवांश उठ के किचन में गया और 2 कप कॉफी बना के वापस आया। ये लो गंगा, पी लो, रिलैक्स मिलेगा। गंगा ने कॉफी ले ली और घूंट भरने लगी। क्या सोच रही हो? यही कि दुनिया में मुझे जो भी मिला उसने हमेशा मेरा फायदा उठाने की कोशिश क्यों की? क्या शादी करके ही एक औरत सुरक्षित और सेफ रह सकती है? गंगा, मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी बर्दाश्त किया है। एक आदमी होकर भी यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर तुम बहादुर हो। क्या फायदा ऐसी बहादुरी का? मेरा जीना ही किस काम का है? मैं मर जाना चाहती थी। नहीं गंगा, शिवांश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा सोचना भी मत। तो क्या करो? किसके लिए जियो? अपने लिए जियो। अपनी जैसी औरतों के लिए जियो। जरूरी नहीं हमेशा एक आदमी के कंधे की ही जरूरत हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो गंगा। पर क्या? कब तक तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़ेगी? बोलो, एक बात बोलूं गंगा। मां पापा की मौत के बाद मैं काफी अकेला हो गया था। उस वक्त मेरे काम ने मुझे पूरा किया। तुम बस अपने काम में रम जाओ और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी।
नहीं करनी मुझे दुनिया कदमों में। गंगा ने आंखों में आंसू भर के कहा। शिवांश मुस्कुराते हुए गंगा के पैरों के पास बैठ गया। तो मैं आ जाता हूं तुम्हारे कदमों में। अरे अरे उठो। नहीं, कुछ मांगना है तुमसे। मुझसे? हाँ, पहले ये बोलो कि मना नहीं करोगी। शिवांश ने गंगा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। बोलो, करोगी मुझसे शादी? लेकिन बोलो गंगा, करोगी मुझसे शादी? पर शिवांश, तुम्हारे भैया भाभी, यह समाज, मेरा सच जानकर भी तुम। गंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। यह सवाल तुमने तो कभी मुझसे नहीं पूछा। कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा पास्ट क्या था। जब आदमियों का पास्ट उनके वर्तमान को खराब नहीं करता, तो लड़कियों का क्यों? गंगा, मैं जानता हूं विशाल भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, और अब मैं तुम्हें भी जानता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। गंगा, तुम अच्छे चेहरे से ज्यादा एक अच्छे दिल की मालकिन हो। बोलो गंगा, विल यू मैरी मी? गंगा शिवांश के गले लग जाती है। हाँ शिवांश, मैं तुमसे शादी करूंगी। शिवांश भी कस के गंगा को खुद से चिपका लेता है। अगले ही दिन दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शिवांश के कुछ दोस्त और कलीग के सामने दोनों शादी कर लेते हैं और शाम को दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं। अगली सुबह जल्दी तैयार हो जाओ गंगा, हमें बाहर जाना है। अरे पर आज कहां? एक सरप्राइज है। गंगा और शिवांश तैयार होकर एयरपोर्ट पर जाते हैं। फिर शिवांश गंगा की आंखों पर पट्टी बांध देता है और गंगा को लेकर जाता है। जब गंगा उस जगह पहुंच जाती है तो उसकी पट्टी खोल देता है। सामने गंगा की मां, उसकी बहन, भाई, जीजा सब खड़े होते हैं। गंगा एकदम से चौंक जाती है। उसकी मां उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। हमें माफ कर दो बेटा, इस समाज के डर के आगे हम भूल ही गए थे कि तुम भी इंसान हो। जो भी किया उसकी माफी मिलनी तो मुश्किल है, पर फिर भी माफ कर दो बेटा। गंगा की आंखों में आंसू थे। वह अपनी मां के गले लग गई। अपनी दोनों बहनों से भी मिली। उसके जीजा ने भी उससे माफी मांगी। सबसे मिलके गंगा को बहुत अच्छा लगा। मिलके वह अपने घर वापस आ गई। थैंक यू शिवांश। किस बात का थैंक्स? अब आप मेरी अर्धांगिनी हैं, समझे? तो ये सॉरी, थैंक यू भूल जाओ। हाँ, अगर वाकई कुछ देना चाहती हो तो एक किस। गंगा शर्मा के उसके गले लग गई। अच्छा, अब सो जाओ, कल शूट स्टार्ट है और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सबसे अच्छी मॉडल बने। शिवांश के आने से अब गंगा की जिंदगी बदल गई थी। जिस प्यार, विश्वास और इज्जत की कमी थी वह पूरी हो गई थी। सब कुछ एक सपने की तरह हो गया था। गंगा एक मशहूर मॉडल बन चुकी थी। उसके 2 बच्चे हैं, मिट्ठू और लड्डू। शिवांश और गंगा सबसे अच्छे कपल माने जाते हैं। हाल ही में दोनों को बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। अब गंगा और शिवांश की जिंदगी एक खुशनुमा सफर की तरह बीत रही है, क्योंकि जो दर्द दुख था वह अपना टाइम पूरा करके निकल गया था। प्यारे साथियों, तो आपने देखी गंगा की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ 23 साल की उम्र में विधवा हो गई, जिसने जीवन की शुरुआत ही एक ताजे जख्म से की। पति की मौत ने तो उसे एक झटका दिया, लेकिन उससे बड़ा घाव इस समाज ने उसे दिया। कभी सोचा है आपने, वो समाज जो हर त्योहार पर नारी को देवी कहता है, वही समाज एक विधवा को अभिशाप मानता है। क्यों? क्या उसका जीवन अब समाप्त हो गया क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं? क्या उसकी इच्छाएं, सपने और आत्मा भी उसी दिन मर गई? गंगा को न सिर्फ समाज ने ठुकराया, बल्कि उसके अपने मां बाप ने भी समाज के डर से उसे अकेला छोड़ दिया। वो लड़की जो सच्चे रिश्ते की तलाश में थी, उसे मिले झूठे दोस्त, धोखेबाज चेहरे और दरिंदगी से भरे पुरुष। हर किसी ने उसका इस्तेमाल किया,
उसकी मजबूरी को उसका चरित्र बना डाला। और जब सारी दुनिया ने उसका हाथ झटक दिया, तब ईश्वर ने उसे एक ऐसा साथी दिया, शिवांश। शिवांश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। एक पुरुष जो महिला को सहारा नहीं, बराबरी देता है, जिसने गंगा को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाया, जिसने ये साबित कर दिया कि अतीत चाहे जितना भी गहरा हो, एक सच्चा इंसान तुम्हारे भविष्य को रोशन कर सकता है। इस कहानी का संदेश साफ है। एक विधवा की जिंदगी खत्म नहीं होती, वह भी जी सकती है, मुस्कुरा सकती है, प्यार पा सकती है और समाज में अपना नाम बना सकती है। जरूरत है तो बस एक मौके की और थोड़े से समर्थन की। और सबसे जरूरी बात, औरत मर्द की मोहताज नहीं, बल्कि मर्द भी उसकी रचना से ही जन्मा है। औरत के बिना यह समाज अधूरा है और उसकी पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं, वो खुद में एक मुकम्मल कायनात है। जैसे गंगा ने यह साबित कर दिया कि औरत किसी की मोहताज नहीं होती। अगर वह ठान ले तो खुद अपनी किस्मत लिख सकती है। इस समाज की सोच भले ही संकीर्ण हो, लेकिन अपनी सोच को विस्तृत रखकर, आत्मनिर्भर बनकर वह समाज को बदल सकती है। तो साथ ही गंगा की कहानी एक आवाज है उन तमाम लड़कियों के लिए जो अंधेरे में है लेकिन उजाले की तलाश में है, जो टूटी हैं लेकिन बिखरी नहीं, जो हर रोज मरती हैं लेकिन फिर भी जीने की हिम्मत रखती है। यदि आप किसी गंगा को जानते हैं तो उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि शायद आपका एक हाथ उसका पूरा जीवन बदल दे। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।